Chapter 1 The World is Sick, the Space-Time Realm. कांगलान Realm, छिंगशियाओ Continent, तियानकी Sect. लियू यी का एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक था जब वो धीरे धीरे सेक्ट के स्पिरिचुअल ची कन्वर्जन फॉर्मेशन की तरफ वॉक कर रहा था। रास्ते के किनारे लटके हुए बैनर्स सूरज की रोशनी में गोल्डन लाइट के साथ शिमर कर रहे थे, जो पर्टिकुलरली आई कैचिंग लग रहे थे। दूसरे लोग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए टैलेंट पर रिलाई करते हैं, मैं इमॉर्टल असेंशन अचीव करने के लिए ओवरटाइम पर रिलाई करता हूँ। दूसरे लोग स्लैक ऑफ करते हैं, मैं ओवरटाइम करता हूँ। दूसरे लोग लाइफ फ्लैट करते हैं, आराम करते हैं, मैं कल्टिवेट करता हूँ। कमबैक बस अगले मोमेंट में है। हार्ड वर्क करो, ओवरटाइम के थ्रू स्पिरिट स्टोन्स अर्न करो और एक ब्रेक थ्रू में सुपीरियर इमॉर्टल बन जाओ। फॉर्मेशन एंट्रेंस पर लिन शियू यान ने लियू यी के फिगर को देखा और तुरंत नई एडमिटेड जियांग नंग को धीरे आवाज में इशारा किया। वो देख रहे हो, वो लियू यी है, आउटर सेक्ट डिसिप्लिन का फेमस ओवरटाइम मेनियक। 3 दिन पहले उसने इतना ओवरटाइम किया कि वो एग्जॉक्शन से कोलैप्स हो गया। आउटर सेक्ट डिसिप्लिन्स को हर रोज 6 घंटे फॉर्मेशन ऑपरेट करना पड़ता है। वो रोजाना एक्स्ट्रा 4 घंटे ओवरटाइम करता है और पिछले 100 सालों से ऐसा कर रहा है, सिर्फ महीने में एक एक्स्ट्रा स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन के लिए। जियांग नेंग की आंखों में एडमिरेशन चमक उठी। इतनी मेहनत! जो स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स उसने जमा किए होंगे वो काफ़ी कंसिडरेबल होंगे और उसका कल्टिवेशन बेस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के करीब होगा, है ना? फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, सपने देखना छोड़ दो। लिन शियूयान डिस्डेन से भरा हुआ था। वो 5 एलिमेंट्स मिक्स्ड स्पिरिचुअल रूट का ट्रैश है और वो 145 ईयर्स का है। फिर भी उसने सिर्फ ची रिफाइनिंग के 7th लेवल तक कल्टिवेट किया है। एक ची रिफाइनिंग कल्टिवेटर का लाइफ स्पैन सिर्फ 150 ईयर्स होता है। इस स्पीड से उसका फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का कोई होप नहीं है। अगर कोई आउटर सेक्ट डिसिप्लिन 146 की उम्र तक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। तियानकी सेक्ट छोड़ने के बाद उनके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा साल नहीं बचेंगे। ये सुनकर जियांग नैन भी डिस्डेनफुल दिखने लगा। उसका एप्टीट्यूड बहुत खराब है। अगर मैंने वो स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स यूज किए होते जो उसने सालों में सेव किए हैं तो मैं अब तक ची रिफाइनिंग के 9th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका होता। बिल्कुल सही, अगर वो मुझे दिए जाते तो शायद मैं पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव कर चुका होता। लियू यी फॉर्मेशन में कदम रखा और अपने डेजिग्नेटेड पोजीशन पर क्रॉस लेगेड बैठ गया। उसकी नज़र सराउंडिंग्स पर घूमी, ये देखने के लिए कि दूसरे आउटर सेक्ट डिसिप्लिन्स एक्साइटेड लग रहे थे, जैसे उन्हें एड्रेनलिन इंजेक्ट किया गया हो। स्पिरिचुअल ची कन्वर्जन फॉर्मेशन में छिपी हुई स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस थीं, जो कॉन्स्टेंटली स्पिरिचुअल वेव्स रिलीज करती थीं, जो मोरल बूस्ट करती थीं और ज़बरदस्ती नेगेटिव इमोशंस को क्लियर करती थीं, जिससे हर कोई एक्सेसिव वर्कलोड के अंडर भी फंक्शनल रह सके। रीज़न वो अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज अवेकन कर पाया यही था कि रिस्ट्रिक्शंस का ये सेट उसके खिलाफ पूरी तरह से इनइफेक्टिव था। जब से उसने 18 ईयर्स की उम्र में असेंशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया और तियानकी सेक्ट में एंटर किया। 127 ईयर्स का हाई इंटेंसिटी ओवरटाइम फॉर्मेशन ऑपरेट करते हुए अक्यूमुलेटेड रिजेंटमेंट और एग्जॉशन ने उसके मेंटल डिफेंसेस को पूरी तरह क्रश कर दिया, जिससे उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज अवेकन हो गईं। अपनी पिछली जिंदगी में वो ओवरटाइम करते हुए अचानक मर गया था और इस तरह इस दुनिया में लियू यी के रूप में ट्रांसमाइग्रेट और रीइनकार्नेट हुआ। इस दुनिया का लियू यी तो और भी ज्यादा आउटरेजियस था। अपने नेगेटिव इमोशंस को क्लियर न कर पाने के बावजूद उसने 127 ईयर्स तक ओवरटाइम करना जारी रखा, जिससे उसे इन्नेट लेबरर सेंट बॉडी का टाइटल मिला। हालांकि इसने उस लियू यी को जिसने अपनी मेमोरीज अवेकन की थी एक हेल मोड स्टार्ट दिया। 5 एलिमेंट्स मिक्स्ड स्पिरिचुअल रूट के एप्टीट्यूड के साथ उसके पास ची रिफाइनिंग के 7th लेवल से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए सिर्फ 1 साल था, वरना तियानकी सेक्ट से निकाले जाने के बाद मर्टल रेल्म में स्पार्स स्पिरिचुअल ची की वजह से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ कुछ सालों का लाइफ स्पैन बचने के कारण वो एसेंशियली मौत की सजा पा चुका था। उसकी पास्ट लाइफ की अंडरस्टैंडिंग में एक कल्टिवेटर वो होना चाहिए जो हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल ची अब्जॉर्ब करे, जो केयरफ्री और ट्रांसेंडेंट दिखे। लेकिन इस दुनिया में स्पिरिचुअल ची स्पार्स है, स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशंस इनइफेक्टिव हैं और कल्टिवेटर्स को आम मजदूरों की तरह काम पर जाना पड़ता है। ज़बरदस्ती स्पिरिचुअल ची कन्वर्जन फॉर्मेशन को 6 घंटे रोजाना ऑपरेट करना पड़ता है बिना किसी कॉम्पनसेशन के। सिर्फ कंटिन्यूअस 1 महीने तक रोजाना एक्स्ट्रा 4 घंटे ओवरटाइम करने पर ही कोई एक सिंगल स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन एक्सचेंज कर सकता था।
ये स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स पिटीफुली स्पार्स स्पिरिचुअल ची कंटेन करते थे। ये सिर्फ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स थे जो स्पिरिट स्टोन्स के अपनी स्पिरिचुअल ची एग्जॉस्ट करने के बाद स्पेशल मेथड से थोड़ी एक्सटर्नल स्पिरिचुअल ची सील करके बनाए गए थे। बहुत डार्क है, बहुत बड़ा स्कैम है। इस दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है। ये दुनिया इम्प्रॉपर है। ये दुनिया बहुत क्रेजी है। जितना लियू ये इसके बारे में सोचता उतना ही उसे ये अब्सर्ड लगता। इस दुनिया में हर चीज़, लोगों से लेकर रूल्स और रेगुलेशंस तक, मैडनेस का सेंस एग्ज्यूट कर रही थी। कौन सा लेजिटिमेट कल्टिवेशन वर्ल्ड स्पिरिचुअल ची प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन पावर पर रिलाई करता है? 18 ईयर्स से पहले की मेमोरीज रिकॉल करते हुए मर्टल रेल्म और भी ज्यादा सफोकेटिंगली क्रूअल था। जांगहू स्कूल्स और पावरफुल फैमिलीज रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज करती थीं, आम नागरिकों को रहने के लिए जगह तक नहीं छोड़ती थीं, उन्हें सर्वाइवल के लिए डेस्परेटली स्ट्रगल करना पड़ता था। वो कहावत, क्या राजा, अमीर, जनरल्स और मिनिस्टर्स ऐसे ही पैदा होते हैं, यहाँ एक्सटिंक्ट थी। ट्रांसेंडेंट पावर्स के सप्रेशन की वजह से आम नागरिकों का रिबेल करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट था। इस डैम दुनिया ने नॉर्मल लोगों के जीने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। फॉर्चुनेटली ट्रांसमाइग्रेटेड लियू यी के पास भी एक गोल्डन फिंगर था, वरना वो सुसाइड कंसिडर कर सकता था, गेम को रीस्टार्ट करने की उम्मीद में। लियू यी के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उसकी सोल एक सिल्वरी वाइट फीटल मेम्ब्रेन की लेयर से ऑनवेलप्ड थी, जो फेंटली टाइम और स्पेस की मिस्ट्रीज रिवील कर रही थी। ये एक स्पेशल स्पेस था जो उसकी ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान उसकी सोल और पावर ऑफ स्पेस टाइम के फ्यूजन से बना था, जिसे उसने स्पेस टाइम रेल्म नाम लिया था। अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी स्पेस टाइम रेल्म को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता था, सिर्फ 1%। फिर भी कंट्रोल की इस छोटी सी डिग्री ने उसे बहुत बेनिफिट दिया। न सिर्फ उसकी मेमोरी लीप्स एंड बाउंड्स में इंप्रूव हुई, फोटोग्राफिक रिकॉल के लेवल तक पहुंच गई, बल्कि उसकी डिडक्शन एबिलिटी भी 5-fold एनहांस हो गई। इसके अलावा स्पेस टाइम रेल्म इनहेरेंटली माइंड बेंडिंग इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस एबिलिटी पोजेस करता था। यही वजह थी कि फॉर्मेशन में नेगेटिव इमोशंस क्लियर करने वाला रिस्ट्रिक्शन लियू यी के खिलाफ पूरी तरह से इनइफेक्टिव था। 127 ईयर्स के कंटिन्यूअस हाई इंटेंसिटी ओवरटाइम से एक्यूमुलेटेड नेगेटिव इमोशंस का कोई आउटलेट नहीं था, जिससे अल्टीमेटली ओरिजिनल बॉडी का मेंटल कोलैप्स और पास्ट लाइफ मेमोरीज का अवेकनिंग हुआ। कॉमन सिस्टम गोल्डन फिंगर्स के अनलाइक स्पेस टाइम रेल्म उसके कल्टिवेशन बेस को रातों रात सर्ज नहीं करवाएगा, ना ही डायरेक्टली उसे इमॉर्टल असेंशन या डिविनिटी ग्रांट कर सकता था। लेकिन ये जेन्युइनली उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करता था। उसकी ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान उसकी सोल और पावर ऑफ स्पेस टाइम के फ्यूजन से बना था, ना कि किसी अननोन सोर्स से मिला कोई मिस्टीरियस गिफ्ट। ये सोचते हुए लियू यी के मुंह के कोने पर एक हल्की सी स्माइल आई। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पावरफुल डिडक्शन एबिलिटी यूज करके एक कल्टिवेशन टेक्निक क्रिएट करेगा ताकि स्पिरिचुअल ची अब्जॉर्ब और रिफाइन करने की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। हालांकि अपनी खुद की कल्टिवेशन टेक्निक क्रिएट करना इमेंस रिस्क कैरी करता है। एक हल्की सी गलती ची डेविएशन लीड कर सकती है, जिसका रिजल्ट मौत और डाव का डिस्पर्सल हो सकता है। लेकिन वक्त कम था और वो टेक्निक टेस्ट करने के लिए किसी को ढूंढ नहीं सकता था, इसलिए उसे खुद आगे बढ़ना पड़ा। अगर तुम क्रेजी नहीं बनोगे तो सर्वाइव नहीं करोगे। सेक्ट से निकाले जाने के बाद मौत का इंतजार करने के कंपैरिजन में कोई भी खतरा रिस्क लेने लायक था। इस ट्रांसेंडेंट दुनिया में आने के बाद लियू ये भी इमॉर्टल असेंशन और डिविनिटी अचीव करने का एम्बिशन रखता था। वो इस दुनिया के रूल्स को पूरी तरह से अपटर्न करना चाहता था और उन हाई एंड माइटी कल्टिवेटर्स और एक्सप्लॉयटर्स को उनके आल्टर्स से नीचे घसीटना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि ये ख्याल बहुत दूर के हैं। सक्सेसफुली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव करना और इस साल के अंदर लाइफ स्पैन गेन करना की प्रायोरिटी थी। अपने दिमाग को स्टेडी करते हुए लियू यी ने अपना हाथ अपने सामने रखे सर्कुलर स्पिरिचुअल ओब पर रखा, फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिचुअल पावर इंजेक्ट की। फॉर्मेशन का ऑपरेशन मेंटेन करते हुए उसने साइमल्टेनियसली स्पिरिचुअल ची अब्जॉर्ब और रिफाइन करने के लिए अपनी कल्टिवेशन टेक्निक सर्कुलेट की। हालांकि 5 एलिमेंट्स ची रिफाइनिंग आर्ट जिस स्पीड से स्पिरिचुअल ची अब्जॉर्ब और रिफाइन करती थी, वो अस्टॉनिशिंगली स्लो थी। स्पिरिचुअल ची का हर ट्रेस स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट होने में लंबा वक्त लगता था। ये स्लो कल्टिवेशन एफिशिएंसी ने लियू यी के डिटर्मिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो अपनी खुद की कल्टिवेशन टेक्निक क्रिएट करे, क्योंकि अगर उसने डेस्परेटली फाइट नहीं किया तो वो सच में मर जाएगा। 6 घंटे बाद लियू यी ने डिसाइसिवली स्पिरिचुअल पावर इनपुट करना बंद किया, घूमा और चला गया। 2 जिंदगियों के ओवरटाइम एक्सपीरियंस ने उसे ऑलरेडी अटर डिस्गस्ट से भर दिया था।
कुछ और स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न करने के बजाय वो स्क्रिप्चर पवेलियन जल्दी जाकर बुक्स पढ़ना और अपनी खुद की कल्टिवेशन टेक्निक क्रिएट करने के लिए नॉलेज एक्यूमुलेट करना प्रेफर करता था। उसका प्रेडिसेसर सिर्फ हार्ड कल्टिवेशन में अपना सर झुकाना जानता था। उसने जो कुछ मास्टर किया था वो था 5 एलिमेंट्स ची रिफाइनिंग आर्ट और कल्टिवेशन नॉलेज के बिखरे हुए टुकड़े, जो नई कल्टिवेशन टेक्निक क्रिएट करने की जरूरत को सपोर्ट करने के लिए अटली इनसफिशिएंट थे। आसपास के लोग सरप्राइज्ड ग्लांसेस डाल रहे थे, लेकिन लियू यी का एक्सप्रेशन नॉर्मल रहा। वो फॉर्मेशन से बाहर निकला और सीधे आउटर सेक डिसिप्लिन कैफेटेरिया की तरफ बढ़ा। ची रिफाइनमेंट स्टेज कल्टिवेटर्स अभी ग्रेन अपस्टेन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपनी बॉडीज द्वारा रिक्वायर्ड एनर्जी रिप्लेनिश करना पड़ता है। हालांकि ग्रेन अपस्टेनिंग पिल्स थीं जो सब्स्टिट्यूट कर सकती थीं, लेकिन एक पॉपर होने के नाते वो सबसे चीपेस्ट वाली भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लियू यी अभी अपने लंच बॉक्स के साथ टेबल पर बैठा ही था जब उसने राउंड बॉडीड क्षानी डोडो को सौंटा करते हुए आते और उसके ऑपोजिट बैठते हुए देखा। चैप्टर 2 शेमलेस रिस्किंग इट ऑल। छोटे जंगल में लियू यी और चैन दोदो एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक मोमेंट्री साइलेंस में गिर गए। चैन दोदो, जैसा उसका नाम था, अपनी स्टार्टलिंग बिजनेस टैलेंट और इनर सेक्ट में अपने बड़े भाई की प्रोटेक्शन पर रिलाई करता था ताकि आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के बीच स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स उधार दे सके, जिससे वो वास्ट अमाउंट ऑफ स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न करता था। और इस वक्त उसकी श्रूड आंखें बिना किसी कंसीलमेंट के एक क्रेडिटर का ओप्रेसिव ऑरा दिखा रही थी। आखिरकार अपने की रिफाइनिंग स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के लिए लियू यी ने उससे पूरे 100 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स उधार लिए थे। दादाजी, आप मेरे अपने सगे दादाजी हैं। चैन दोदो आगे लपका और लियू यी की थाई को टाइट हग कर लिया, पूरी ताकत से चिल्लाते हुए, उन 100 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स का उधार तुम्हें अब मुझे वापस कर देना चाहिए। ये उधार पूरे 30 साल से पेंडिंग है। अब मैंने फाइनली 9th लेयर ऑफ की रिफाइनिंग तक कल्टिवेट कर लिया है और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म की तरफ चार्ज करने वाला हूँ। मुझे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स खरीदने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स चाहिए। लियू ये की पूरी बॉडी इंस्टेंटली स्टिफ हो गई। वो बहुत पहले से जानता था कि चैन दोदो ट्रिवियलिटीज की परवाह किए बिना एक्ट करता है, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने वाला बंदा इतना अटली बिना बॉटम लाइन के होगा। अगर तुम्हें स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स चाहिए तो मेरे पास नहीं है, अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो मेरे पास एक है। उसने हेल्पलेसली साई किया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पे बैक नहीं करना चाहता, बस बात यह है कि मेरी जेब शर्मा रही है, खाली है। मैं एक सिंगल स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। छोड़ने के बजाय चैन दोदो ने और भी टाइट हग किया। उसका चेहरा डिसबिलीफ से भरा था। तुम स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न करने के लिए अब ओवरटाइम नहीं कर रहे हो तो क्या तुम अमीर नहीं बन गए? जल्दी करो और मेरे स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स वापस करो। और हाँ, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। अगर तुम अगले साल तक भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तो तुम्हें तियांकी सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। ओवरटाइम? इस जन्म में दोबारा ओवरटाइम करना इम्पॉसिबल है। लियू यी ने एक बिटर स्माइल के साथ सर हिलाया। 3 दिन पहले ओवरटाइम करते वक्त मैंने अपनी जान लगभग खो दी थी। अगर मैं स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न भी कर लूं तो उसका क्या फ़ायदा अगर मैं उन्हें खर्च करने के लिए जिंदा ही ना रहूं? इसके अलावा ओवरटाइम से मिलने वाले उस थोड़े से स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स पर रिलाई करना बस बाल्टी में एक बूंद बराबर है। सिर्फ 12 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स एक साल में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करना बस एक पाइप ड्रीम है, ख्याली पुलाव। तभी चैन दोदो ने छोड़ा, खड़े होकर अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। उसकी नज़र डाउट से भरी थी। तो तुम क्या प्लान कर रहे हो? तुम यहाँ बस इंतज़ार नहीं कर सकते? तुम ऑलरेडी 145 ईयर्स के हो। अगर तुम 1 साल के अंदर फाउंडेशन तक नहीं पहुंच पाए तो तुम्हें सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। उस वक्त मुझे डर है कि तुम कुछ सालों से ज्यादा नहीं टिकोगे। क्या तुम सच में डिस्पेयर में मौत का इंतजार करना चाहते हो? मैं अभी भी कल्टिवेट करना चाहता हूँ और इमॉर्टल एसेंशन अचीव करना चाहता हूँ। ओवरटाइम ना करने का मतलब है कि मैं कोई तरीका सोच रहा हूँ। लियू यी ने अपना लिप कर्ल किया और क्रॉसली रिस्पॉन्ड किया। चैन दोदो ने फ्राउन किया और अपनी चिन रब की। उसका टोन सर्टेन था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ स्पिरिट स्टोन्स और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स पर रिलाई करने के अलावा जल्दी ब्रेक थ्रू करने का सिंपली कोई और तरीका नहीं है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने शौक में लियू यी को घूरा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें देखभाल करने के लिए तियांकी सेक्ट में कोई अमीर औरत मिल गई है?
हालांकि मैं मानता हूं कि तुम हैंडसम और एलिगेंट हो और तुम्हारा टेम्परामेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन तुम अब 145 ईयर्स के हो। हालांकि तुम इमॉर्टल कल्टीवेशन टेक्निक के यूथ रिटेनिंग इफेक्ट्स की वजह से बाहर से यंग दिखते हो, लेकिन रियलिटी में तुम एक ओल्ड क्योर्ड मीट का प्रॉपर पीस हो। क्या तुम्हारी बॉडी इसे हैंडल कर सकती है? लियू यी ने चैन दोदो के गॉसिपी चेहरे को देखा और ब्लैक लाइंस ने इंस्टेंटली उसके माथे को कवर कर लिया। कौन है ओल्ड क्योर्ड मीट? क्या बकवास सोच रहे हो? मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अपने दिल में वो कैलकुलेट करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये एक रास्ता है। कल्टिवेटर्स जनरली बैड लुक्स वाले नहीं होते। ऐसा लगता है अपनी बॉडी बेचना एंटायरली आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। जैसे ही ख्याल आया, उसने हरिडली अपने सर को हिलाया इस ब्यूटीफुल फैंटेसी को सप्रेस करने के लिए। भूल जाओ, मेरी बॉडी डेफिनेटली इसे टेक नहीं कर सकती, और अगर मैं फ्यूचर में इमॉर्टल बना तो ये डार्क हिस्ट्री होगी। कितना शर्मनाक होगा अगर ये बात बाहर आ गई तो। चैन दोदो ने लियू यी के राइचस और ऑ इंस्पायरिंग अपीयरेंस को देखा और उसके दिल का डाउट ग्रेजुअली फेड हो गया। एक मोमेंट पॉन्डर करने के बाद वो अपने रोब में पहुंचा और 5 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स निकालकर उन्हें हैंडओवर किया। ब्रदर यी, इन 5 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स को अभी के लिए यूज करो। फ्यूचर में जब तुम बड़ा हाथ मारो तो मुझे वापस कर देना। लियू यी के लिप्स के कॉर्नर्स पर एक स्माइल आई जब उसने स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया। चिंता मत करो, एक बार मैं बड़ा हाथ मार लूं, डेफिनेटली तुम्हें पे बैक करूंगा। मैं वो वर्ड्स याद रखूंगा। चैन दोदो ने हाथ हिलाया, घूमा और लंबे कदमों से चला गया। उस रिसीडिंग फिगर को देखते हुए लियू यी के दिल में एक वार्मथ का सेंस उठा। चैन दोदो की श्रूडनेस के साथ वो कैसे नहीं समझ सकता था कि ये स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स श्योरली बिना रिटर्न के उधार होंगे। उधार से ज्यादा ये डेस्परेट सिचुएशन में टाइमली हेल्प प्रोवाइड करने जैसा था। ये सोचते हुए लियू यी को फील किए बिना नहीं रहा जा सकता कि उसकी प्रेडिसेसर की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। जब चैन दोदो ने पहली बार आउटर सेक्ट में एंटर किया था एज अ सीनियर, उसने बस पासिंग में ही उसे एक हाथ दिया था, फिर भी इसने उसे ये दोस्ती अर्न की। लियू यी ने अपने थॉट्स गैदर किए, ग्रूव छोड़ने के लिए घूमा और तेजी से स्क्रिप्चर लाइब्रेरी की तरफ चला। वो एंशिएंट टेक्स्ट्स पढ़कर इस दुनिया की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करना चाहता था। साथ ही एक कल्टीवेशन टेक्निक सर्च कर रहा था ताकि फ्यूचर में अपनी खुद की टेक्निक क्रिएट करने के लिए फाउंडेशन लेकर सके। तियांकी सेक्ट का स्क्रिप्चर लाइब्रेरी मैग्निफिसेंट था। टोटल 9 फ्लोर्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट फ्लोर पर की रिफाइनिंग स्टेज टेक्निक्स के साथ साथ फॉर्मेशंस, एल्केमी और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग की बेसिक थियरीज डिस्प्ले की गई थी। साथ ही मॉर्टल रेल्म के जियांगहू मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल्स भी थे। इन मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स में से कोई भी एक अगर जियांगहू में सर्कुलेट होती तो ब्लडशेड ट्रिगर कर सकती थी। सेक्ट के रेगुलेशंस के मुताबिक स्क्रिप्चर लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर सभी डिसाइपल्स के लिए फ्री में ओपन था। सेकेंड फ्लोर में एंटर करने के लिए डेली 10 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स की पेमेंट रिक्वायर्ड थी, और थर्ड फ्लोर और उससे ऊपर के लिए किसी को रीडिंग प्रिविलेजेस एक्सचेंज करने के लिए सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स यूज करने पड़ते थे। लियू यी ने स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में कदम रखा। वास्ट फर्स्ट फ्लोर एक्सेप्शनली एम्प्टी लग रहा था। 1 लाख से ज्यादा वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स रोज ऑफ बुक शेल्व्स पर नीटली अरेंज्ड थी। फिर भी सिर्फ 10 लोग ही अपनी रीडिंग में बरीड थे। बिना किसी जरा से भी हेजिटेशन के वो सीधा की रिफाइनिंग स्टेज टेक्निक एरिया में गया और वो बुकशेल्फ ढूंढी जहां पे 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट टेक्निक्स रखी गई थी। उसने देखा कि शेल्फ पर सिर्फ लगभग 30 सीक्रेट मैनुअल्स थी। उसने कैजुअली एक उठाई और उसे तेजी से पढ़ना शुरू किया। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी पर रिलाई करते हुए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में उसने बुक का सारा कंटेंट याद कर लिया था। तुरंत बाद उसने दूसरी सीक्रेट मैनुअल्स पढ़ना शुरू किया, नॉलेज को ग्रीडीली एब्जॉर्ब करते हुए जैसे कोई प्यासा आदमी पानी पी रहा हो। 10 दिन बाद लियू यी ने स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में सभी डिफरेंट एलिमेंटल की रिफाइनिंग स्टेज सीक्रेट मैनुअल्स पढ़ ली थी। इस एक्सटेंसिव रीडिंग के बाद उसके पास अपनी टेक्निक क्रिएट करने का एक नया आइडिया था। उसने 5 एलिमेंट्स की रिफाइनिंग आर्ट पर बेस्ड इम्प्रूवमेंट्स करने का प्लान किया, जिसे वो अभी प्रैक्टिस कर रहा था, वेरियस सीक्रेट मैनुअल्स के एसेंस को इंटीग्रेट करते हुए। गोल था स्पिरिचुअल आई की अब्जॉर्प्शन और रिफाइनमेंट की स्पीड को फास्टर बनाना। इस तरह वो रेल्म्स ब्रेक थ्रू करने के लिए स्पिरिचुअल पावर जल्दी एक्यूमुलेट कर सकता था। हालांकि उसे अपनी पिछली जिंदगी में पढ़ी हुई नॉवेल से ये याद था कि अगर कोई बॉडी में सभी एक्यूपॉइंट्स खोल सके और उन्हें यूटिलाइज कर सके तो कल्टिवेशन स्पीड और पोटेंशियल ग्रेटली एनहांस हो जाएगा। कोइंसिडेंटली उसने डिस्कवर किया कि उसके 129,600 एक्यूपॉइंट्स एक्चुअली सभी अनअब्स्ट्रक्टेड थे,
वो नहीं जानता था कि ये उसकी ट्रांसमाइग्रेशन के द्वारा लाया गया बेनिफिट था या नहीं। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। इसे मिस करना मतलब आसमान से बिजली गिरने को इनवाइट करना है। लियू यी ने अब और हेजिटेट नहीं किया और इमीडिएटली अपनी पावरफुल डिडक्शन एबिलिटी मोबिलाइज की, अपने दिमाग में फ्रैंटिकली डिड्यूस करना शुरू किया। एक इंस्टेंट में लार्ज नंबर ऑफ कल्टिवेशन टेक्निक्स उसके दिमाग में रैपिडली फ्लो हुई। उसने एसेंस के लिए स्क्रीन किया और ड्रैग्स को डिस्कार्ड किया, ग्रेजुअली उन्हें 5 एलिमेंट्स की रिफाइनिंग आर्ट में इंटीग्रेट किया। और 10 दिन बीत गए और लियू यी ने अपनी थकी हुई आंखें खोली। नई टेक्निक कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसने ये भी पाया कि उसकी डिडक्शन एबिलिटी में अभी भी ग्रेट लिमिटेशंस थी। उसकी कंप्यूटिंग पावर इनसफिशिएंट थी। हालांकि उसकी करंट डिडक्शन एबिलिटी रिलेटिवली स्ट्रांग थी, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कल्टिवेशन टेक्निक डिड्यूस करने की डिमांड मीट करना डिफिकल्ट था। इन 10 दिनों में उसे अपनी शिफ्ट पर काम करना पड़ा और टेक्निक डिड्यूस करनी पड़ी। वो ओवरवर्क से दोबारा मरते मरते बचा। हाई इंटेंसिटी डिडक्शन सच में बहुत डेंजरस था। इसने उसका सर ऑलमोस्ट स्मोक कर दिया था। बहुत अच्छा होता अगर वो अपनी डिडक्शन कंप्यूटिंग पावर एनहांस कर पाता। अभी के लिए वो डिडक्शन कंप्यूटिंग पावर एनहांस करने के सिर्फ 2 तरीके सोच सकता था। या तो अपनी सोल स्ट्रेंथन करे या एक ऑक्सिलरी डिडक्शन चीट ब्रेन रिफाइन करे, बिल्कुल अपनी पिछली जिंदगी के कंप्यूटर की तरह कंप्यूटिंग पावर एनहांस करने के लिए। लेकिन उसके पास अपनी सोल स्ट्रेंथन करने का कोई रास्ता नहीं था। और जहां तक चीट ब्रेन रिफाइन करने की बात है, वो आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग नॉलेज के बारे में एब्सोल्युटली कुछ नहीं जानता था। तो इन आइडियाज को अभी के लिए सेट असाइड ही किया जा सकता है। लियू यी ने सेल्फ क्रिएटेड 5 एलिमेंट्स की रिफाइनिंग आर्ट 2.0 को एग्जामिन किया। उसका दिल कॉम्प्लेक्सिटी से भरा था। नई टेक्निक इंडीड इमेजिनेशन से बियॉन्ड पावरफुल थी, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ खतरा भी इक्वली चिलिंग था। आखिरकार ये एक ब्रांड न्यू माइंड कल्टिवेशन टेक्निक थी जो एंटायरली डिडक्शन से पैदा हुई थी। एक पल बाद 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर का एक वॉयलेंट सर्ज उसके मेरिडियंस में रैम्पेज करने लगा। लियू यी के मुंह से एक मफल्ड ग्रोन निकला जब फ्रेश ब्लड का एक माउथफुल बाहर स्प्रे हुआ, उसके रोब्स को लाल करते हुए। डैम इट, मैं अपनी परदादी से मिलने ही वाला था। उसने जल्दी से अपनी टेक्निक रोकी, आंखें खोली और लिंगरिंग फेयर के साथ अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। अपनी खुद की कल्टिवेशन टेक्निक क्रिएट करना सच में टाइट रोप पर चलने जैसा था। एक हल्का सा मिस स्टेप टुकड़ों में बिखरने का कारण बनेगा, लेकिन वक्त प्रेस कर रहा था और वो बैक डाउन करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। लियू यी ने अपनी चर्निंग इंटरनल इंजरीज रिपेयर करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर ऑपरेट की, जबकि अपने दिमाग में प्रोसेस को रैपिडली रिव्यू और डिड्यूस कर रहा था। रैम्पेजिंग स्पिरिचुअल पावर पाथ्स और टेक्निक के ऑपरेशन के दौरान उसके मेरिडियंस में होने वाला टीयरिंग पेन अब उसके दिमाग में रीप्ले होने वाले प्रेशियस डेटा में बदल गए। अगले 10 दिनों तक वो एक एंडलेस रीइनकार्नेशन में गिर गया। नए अटेम्प्ट्स रिस्क करते हुए वो रिपीटेडली टेक्निक की डिटेल्स मॉडिफाई करता रहा। हर बार खून थूकने के बाद वो हील करने के लिए आंखें बंद करता और एक बार थोड़ा रिकवर होने पर वो अपनी डिडक्शंस कंटिन्यू करता। उसका पीला चेहरा और धंसी हुई आंखें एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्शन के साइंस थे। फिर भी उसकी आंखों की गहराई में गर्माहट और इंटेंस होती गई। इस क्रेज्ड वर्ल्ड में बिना मैडनेस के कोई लाइफ नहीं है। लियू यी ने गहरी सांस ली, क्रॉस लेगेड बैठा और कॉशियसली न्यूली मॉडिफाइड कल्टिवेशन टेक्निक ऑपरेट की। एक इंस्टेंट में 5 कलर्ड स्पिरिचुअल पावर उसके मेरिडियंस में स्पिरिट स्नेक्स की तरह रेंगने लगी, और जहां भी वो पास हुई 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर का एक स्ट्रैंड हर एक्यूपॉइंट में इंजेक्ट किया गया। जब स्पिरिचुअल पावर 1,29,900 एक्यूपॉइंट्स तक पहुंची, उसका एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गया। उसके डांटियन के अंदर स्पिरिचुअल पावर नियरली एग्जॉस्ट हो गई थी और एक्सटर्नल स्पिरिचुअल की एब्जॉर्ब और कन्वर्ट करने की स्पीड टेक्निक के कंजम्पशन के साथ कीप अप करने से बहुत दूर थी। क्रिटिकल मोमेंट में उसने ख्यान दोदुआ द्वारा दिए गए 5 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स निकाले और उन्हें अपनी हथेली में टाइटली ग्रिप किया, जैसे मजेस्टिक स्पिरिचुअल की उसकी बॉडी में टाइड की तरह फ्लड हुई। 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर रिप्लेनिश होने के साथ ये 5 एलिमेंट्स की रिफाइनिंग आर्ट 2.0 के पाथ के साथ फिर से आगे बढ़ी। बूम! उसकी बॉडी के अंदर एक मफल्ड साउंड एक्सप्लोड हुआ और लियू यी के चारों तरफ से एक ब्लाइंडिंग 5 कलर्ड लाइट इरप्ट हुई। 1,29,600 एक्यूपॉइंट्स उसकी बॉडी को स्टार्स की तरह कवर कर रहे थे, जैसे 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर रैपिडली उसकी बॉडी और सोल को टेम्पर कर रही थी।
कई डजन फीट के रेडियस में स्पिरिचुअल की फ्रैंटिकली गैदर हुई, टॉर्नेडो की तरह उसकी बॉडी में पोर हुई ताकि एंटायरली 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर में रिफाइन हो सके। उसके कपड़े स्पिरिचुअल पावर स्टॉर्म में लाउड आवाज में फ्लटर हुए, उसके बालों का हर स्ट्रैंड खड़ा हो गया और वो स्पिरिचुअल की वॉर्टेक्स का सेंटर बन गया। 1 घंटे बाद 5 कलर्ड लाइट ग्रेजुअली डिसिपेट हो गई। लियू यी ने स्लोली अपनी आंखें खोली। 5 कलर्ड डिवाइन लाइट उनमें स्वर्ल कर रही थी, जैसे उसने ऊपर देखा और हंसा। लॉर्ड डाओ, मैंने कर दिखाया। एक मोमेंट बाद उसने अपने एजिटेटेड इमोशंस को लगाम लगाई और अपनी बॉडी के अंदर की सिचुएशन को केयरफुली सेंस करना शुरू किया। 1,29,600 एक्यूपॉइंट्स उसकी बॉडी में स्टार्स की तरह स्प्रेड थे, मेरिडियन से कनेक्टेड थे, जिसमें 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर हाई स्पीड में डार्ट कर रही थी। हेवन और अर्थ से स्पिरिचुअल की कंटिन्यूअसली पोर हो रही थी, बॉडी में एंटर होते ही क्विकली रिफाइन हो रही थी और उसका कल्टिवेशन ग्रो होता रहा। स्पेस टाइम रेल्म अब 1.2% उसके कंट्रोल में था। मैं सच में एक जीनियस हूँ, वो अपने दिल में चीयर किए बिना नहीं रह सका। 5 एलिमेंट्स की रिफाइनिंग आर्ट अब ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकती है और इसकी एफिशिएंसी डबल हो गई है। हालांकि 1,29,600 एक्यूपॉइंट्स कल्टिवेट करने के लिए ज़्यादा स्पिरिचुअल की रिक्वायर होती है, फिर भी ये पहले से 3 गुना फास्टर है। हालांकि मैंने अभी तक की रिफाइनिंग के 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं किया है, इस कल्टिवेशन स्पीड पर बचे हुए वक्त में फाउंडेशन लेवल के लिए चार्ज करने का मेरे पास कंप्लीट चांस होगा। जब तक मैं सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करता हूं, मैं और 150 ईयर्स का लाइफ स्पैन गेन कर सकता हूं और अपने करंट प्रेडिकमेंट से कंप्लीटली एस्केप कर सकता हूं। लियू यी ने टाइम चेक किया, कैफेटेरिया में कैजुअल ब्रेकफास्ट करने के लिए उठा और फॉर्मेशन ऑपरेट करने के लिए काम पर जाने का इंटेंट किया। जैसे ही वो कैफेटेरिया के दरवाजों से बाहर निकला, उसने जाओ जिया श्याओ को 2 लैकीज के साथ आते देखा। उस आदमी का चेहरा ग्रिम था और उसने लियू यी का रास्ता कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। उसने अंदर ही अंदर ग्रोन किया। ये एक और क्रेडिटर था। इसके प्रेडिसेसर ने इस आदमी के 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स उधार लिए थे, एक और मेस जो पीछे छूट गया था। तुम मेरे उधार के 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स कब वापस करोगे? मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बस प्रिंसिपल पे बैक कर दो। जाओ जियाओ शाओ फ्यूरियसली दहाड़ा। लियू यी ने खुद को ब्रेस किया और हेल्पलेसनेस से भरे टोन में रिस्पॉन्ड किया। एक बार जब मैं कुछ स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न कर लूंगा तो मैं डेफिनेटली तुम्हें पे बैक करूंगा। स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न करोगे? जाओ जियाओ शाओ चीखा। उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भरा था। तुम अब ओवरटाइम भी नहीं कर रहे, तुम्हें स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न करने का चांस कहाँ मिलेगा? इससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम 11 महीने के अंदर फाउंडेशन लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं करते तो तुम्हें त्यांकी सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे एप्टीट्यूड के साथ अगर तुम ब्रेक थ्रू कर पाए तो ये एक मिरेकल होगा। मुझे मत बताना कि मुझे एक मरे हुए आदमी से डेट कलेक्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर लियू यी के मुंह का कोना अनकंट्रोलेबली ट्विच हुआ, लेकिन वो इसे रिफ्यूट नहीं कर सकता था क्योंकि आदमी ने जो कुछ कहा वो सच था। वो सिर्फ अपने दांत पीस सकता था और एक सेंटेंस स्क्वीज आउट कर सकता था। मेरा भरोसा करो, मैं डेफिनेटली फाउंडेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और मैं श्योरली तब तुम्हारे स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स रिटर्न कर दूंगा। तुम्हें लगता है मैं अभी भी तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? झाओ जियाओ श्याओ का चेहरा डिसडेन से भरा था। मैं जरूर अपने दिमाग से पैदल रहा हूँ जो मैंने तुम्हें पहली जगह स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स उधार दिए। जल्दी करो और ओवरटाइम काम करो और जैसे ही कुछ स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न करो मुझे पे बैक करो। मेरे लिए ओवरटाइम करना इम्पॉसिबल है। जब मेरे पास स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स होंगे मैं नेचुरली तुम्हें पे बैक करूंगा। लियू यी ने एक इनडिफरेंट फ्रंट पुट ऑन किया और उसके पास से सीधा निकलने की कोशिश की। वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं था क्योंकि त्यांकी सेक्ट डिसिप्लिन्स के बीच प्राइवेट डुएलिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता था, वायलेशंस के लिए सिवियर पनिशमेंट्स के साथ। सेक्ट ने ऐसे रूल्स इसलिए बनाए थे क्योंकि उन्हें डर था कि डिसिप्लिन्स इंजर हो जाएंगे और फॉर्मेशन ऑपरेट करने के बजाय रिकवर होने में वक्त बर्बाद करेंगे। जाओ जिया श्याओ, ब्रदर यी किस तरह के इंसान हैं? तुम अभी भी उन पर भरोसा नहीं करते? फाउंडेशन लेवल उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ख्यान दोदुआ टहलते हुए आया। उसका चेहरा ग्लोटिंग से भरा था। वो वर्ड सुनकर जाओ जियाओ श्याओ का चेहरा इंस्टेंटली इंक जैसा डार्क हो गया। क्योंकि उसने ख्यान दोदुआ को बिना हेजिटेशन के लियू यी को स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स उधार देते हुए देखा था, इसलिए उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया था और सूट फॉलो किया था। बिजनेस वर्ल्ड में ओल्ड राइवल्स होने के बावजूद उसे एडमिट करना पड़ा कि ख्यान दोदुआ पैसे कमाने की नज़र और मेथड्स के मामले में इंडीड उससे बेहतर है। उसने लियू यी के साथ सेटबैक सफ़र करना एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ ग्लोट मत करो, क्या तुमने भी नुकसान नहीं उठाया? जाओ जियाओ श्याओ की आंखें गुस्से में चौड़ी हो गई जब उसने ख्यान दोदुआ को फियर्सली घूरा, इससे पहले कि अपनी आइसी गेज लियू यी की तरफ मोड़ता।
क्या तुम अरीना स्टेज पर मैच करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम जीत गए तो पिछले 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स क्लीन वाइप हो जाएंगे और मैं तुम्हें और 50 दूंगा। लिऊ यी ने हेल्पलेसली ख्यान दोदुआ की तरफ देखा। अगर ये बच्चा सडनली बीच में ना बोलता तो झाओ जियाओ शाओ लाइकली कुछ गाली गलोच के बाद चला जाता। हालांकि झाओ जियाओ शाओ ने जो अरीना मैच प्रपोज किया वो इंडीड टेम्पटिंग था। अगर कोई और तरीका होता तो वो दूसरों के स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स ओ करना नहीं चाहता था। झाओ जियाओ शाओ एक 3 स्पिरिचुअल कल्टिवेटर था जो फायर एट्रीब्यूट कल्टिवेशन टेक्निक्स में स्पेशलाइज करता था और ऑलरेडी 8th लेवल ऑफ की रिफाइनिंग तक पहुंच चुका था। आउटर सेक्ट डिसिप्लिन्स को उनके कल्टिवेशन पर फोकस्ड रखने और फॉर्मेशन ऑपरेट करने में ज्यादा मेहनत करने के लिए त्यांकी सेक्ट ने उन्हें कभी स्पेल्स नहीं सिखाए थे। हालांकि लिऊ यी ने सुना था कि झाओ जियाओ शाओ ने स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स खर्च करके स्क्रिप्चर पवेलियन के 2nd फ्लोर में एंटर किया और फायर ड्रैगन टेक्निक सीखी। खुद को देखते हुए उसने आज तक कोई स्पेल्स या मार्शल स्किल्स नहीं सीखी थी। झाओ जियाओ शाओ के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ का गैप ऑब्वियस था, लेकिन फॉर्चुनेटली 5 एलिमेंट्स की रिफाइनिंग आर्ट 2.0 जो उसने अभी मास्टर की थी, उसने उसकी बॉडी में 1,29,600 एक्यूपॉइंट्स कंडेंस किए थे, जो सुपीरियर स्पीड, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर स्टोरेज लाते हैं, गैप को नैरो करते हैं। टेक अ गैम्बल, टर्न अ बाइसिकल इनटू अ मोटरसाइकिल। वर्स्ट केस में अगर मैं हार गया तो बस पिटाई खा लूंगा। बेनिफिट्स इतने ग्रेट थे कि बुद्धा भी टेम्प्ट हो जाते। ये सोचते हुए लिऊ यी का एक्सप्रेशन सॉलम हो गया और उसने डीपली कहा, ठीक है, काम के बाद हम अरीना स्टेज पर मिलेंगे। लिऊ यी को अग्री करते देखकर झाओ जियाओ शाओ के चेहरे पर इंस्टेंटली स्माइल आ गई। उसने एक सिंपल गुड दिया और अपने 2 लैकीज के साथ घूमा और चला गया। ब्रदर यी, क्या तुम पागल हो गए हो? ख्यान दोदुआ एंग्शियसली आगे झुका, उसका हाथ लिऊ यी के कंधे पर थपथपाते हुए। झाओ जियाओ शाओ रियली मैच नहीं चाहता, वो क्लियरली बस तुम्हें पीटने का बहाना ढूंढ रहा है। लिऊ यी ने कामली उसका हाथ हटाया और स्टेडी टोन में कहा, पैनिक मत करो, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है। ख्यान दोदुआ की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने लिऊ यी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका चेहरा सस्पिशन से भरा था। वो रियली नहीं समझ पा रहा था कि लिऊ यी, जो एक लेवल नीचे था और जिसने कभी स्पेल्स नहीं सीखे थे, चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। इस डर से कि लिऊ यी लॉस सफर करेगा, ख्यान दोदुआ ने झाओ जियाओ शाओ का कल्टिवेशन लेवल, स्पेल्स और दूसरी इन्फॉर्मेशन फिर से डिटेल में बताई। सुनने के बाद लिऊ यी ने स्लाइटली नॉड किया। ये इन्फॉर्मेशन उससे डिफरेंट नहीं थी जो उसने पहले सुनी थी। चैप्टर 4 एक्सीडेंट हेवनली फिनोमिनन। त्यांकी सेक्ट, आउटर सेक्ट अरीना। हालांकि त्यांकी सेक्ट प्राइवेट फाइटिंग स्ट्रिक्टली फॉरबिड करता है, ये भी समझता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अल्टीमेटली कंप्लीटली सप्रेस करना डिफिकल्ट होते हैं। इसीलिए एक अरीना स्पेशली एस्टैब्लिश किया गया था। डिसाइपल्स को अरीना पर compete करने की परमिशन है, लेकिन जान लेना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। यहाँ तक कि ऑन साइट सुपरवाइज करने के लिए एक आउटर सेक्ट डीकन भी है, ताकि ड्यूअल रूल्स के अंदर प्रोसीड करे। न्यूज़ की लिऊ यी और ज़ियाओ जियाओ शाओ ड्यूअल करने वाले हैं ने आउटर सेक्ट में मैसिव स्टर कॉज किया और लार्ज नंबर ऑफ आउटर सेक्ट डिसाइपल्स क्यूरियोसिटी से देखने आए। क्या लिऊ यी का दिमाग खराब हो गया है? वो ज़ियाओ जियाओ शाओ से ड्यूअल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वो बस पिटाई मांग रहा है? शायद उसका दिमाग सच में खराब हो गया है। 1 महीने पहले उस फेंटिंग स्पेल ने उसका दिमाग डैमेज कर दिया होगा। अब वो स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न करने के लिए ओवरटाइम भी नहीं करेगा। वो क्लियरली बस लाई फ्लैट कर रहा है, सेक्ट से निकाले जाने का इंतजार कर रहा है। मैंने सुना है लिऊ यी ज़ियाओ जियाओ शाओ के 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स ओ करता है। दोनों ने अग्री किया कि अगर लिऊ यी ड्यूअल जीतता है तो ना सिर्फ डेट कैंसिल होगा, बल्कि ज़ियाओ जियाओ शाओ उसे और 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स देगा। लिऊ यी पॉसिबली कैसे जीत सकता है? मेरी राय में ज़ियाओ जियाओ शाओ बस मौका लेकर उसे अच्छे से धोना चाहता है ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। क्योंकि लिऊ यी वो स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स पे बैक नहीं कर सकता, डेट चेज करने के बजाय उसे पीटना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। क्यान डोलो में लिऊ यी को वरी भरे चेहरे के साथ देखा और अर्जेंटली एडवाइस किया, ब्रदर यी, क्या तुम सच में गिव अप करने का कंसिडर नहीं कर रहे? हालांकि अरीना पर जान नहीं ली जा सकती, लोगों का सीरियसली इंजर होना कॉमन है। इंजरी से रिकवर होना वक्त बर्बाद करता है, और वक्त वो है जिसकी तुम्हें अभी सबसे ज्यादा कमी है। ऐसा रिस्क क्यों लेना? अगर तुम्हें स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स चाहिए तो मैं तुम्हें और उधार दे दूंगा। ओल्ड कैन, मैं तुम्हारी काइंडनेस अप्रिशिएट करता हूँ। लिऊ यी ने हाथ हिलाया और ऑपोजिट खड़े ज़ियाओ जियाओ शाओ को फर्मली देखा।
लेकिन ये मामला अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर मैं आज पीछे हट गया तो वो फ्यूचर में मुझे एंडलेस पेस्टर यानी परेशान करता रहेगा। बेहतर है कि अभी एक मैच कर लें। अगर मैं हारा तो वर्स्ट केस में पिटाई खा लूंगा, अगर मैं जीत गया तो रिवॉर्ड्स ग्रेट होंगे। ब्रदर यी, तुम एक्चुअली जीतना चाहते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि पास्ट में लोग हमेशा अरीना ड्यूल्स के लिए बेटिंग पूल्स ओपन करते थे। अब कोई पूल ओपन नहीं कर रहा। क्यान डोडो में लियू यी को स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ देखा और क्वेश्चन किया, पिछली बार जब तुम बेहोश हुए थे तुमने सच में अपना दिमाग डैमेज नहीं कर लिया है ना? ये सुनकर लियू यी का चेहरा डार्क हो गया। मैं परफेक्टली नॉर्मल हूँ। अभी भी देर नहीं हुई है अगर तुम अपनी हार मान लो। ज़ियाओ जियाओक्षाओ 2 लैकीज के साथ लियू यी के पास चला आया। उसकी थोड़ी आसमान की तरफ टिल्टेड थी। मेरे सामने 3 बार झुको यानी कोटाओ करो और मुझे 10 बार दादाजी बुलाओ, फिर हम हिसाब बराबर समझेंगे। लियू यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और आधा कदम करीब गया। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें क्या बुलाना है? दादाजी, ज़ियाओ जियाओक्षाओ अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। लियू यी एक वाइड स्माइल में ब्रेक हो गया और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, ए अच्छे पोते, कितना वेल बिहेव्ड है। सराउंडिंग क्राउड एक पल के लिए स्टन रह गई, फिर थंडरस लाफ्टर में इरप्ट हो गई। क्यान डोडो इतनी जोर से हंसा कि वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी हंसी के साथ उसका फैट हिल रहा था। यहाँ तक कि आउटर सेक डीकन वांग यू ने भी अपना चेहरा फेर लिया। उसके कंधे अनकंट्रोलेबली हिल रहे थे। ज़ियाओ जियाओक्षाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके हाथ टाइट फिस्ट्स में क्लिंच हो गए, जिससे नकल्स वाइट हो गए, जैसे उसने दांत पीसे, और कहा, अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो। अगर तुम्हारे पास गट्स हैं तो अरीना पर आओ और रियल में लड़ो। एक मोमेंट में मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम अपने माता पिता के लिए रो नहीं रहे होगे और मुझे दादाजी बुलाने की भीख नहीं मांग रहे होगे। इससे पहले कि वो बोलना खत्म करता, वो लंबे कदमों से अरीना की तरफ बढ़ा। लियू यी इनडिफरेंट दिखा, कैजुअली श्रग किया और बिना जल्दी किए फॉलो किया। आउटर सेक डीकन वांग यू धीरे से आगे बढ़ा, ड्यूअल रूल्स एक्सप्लेन किए और सिर्फ तब अरीना के एज पर रिट्रीट किया जब कंफर्म कर लिया कि किसी भी साइड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अरीना पर खड़े होकर लियू यी ने सोचा। अपनी दोनों जिंदगियों को कंबाइन करके उसने अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ हेल्थ के लिए ताइची सीखा था। हालांकि उसने मूवीज और टीवी शोज में कई एक्साइटिंग फाइट सीन्स देखे थे, वो परफॉर्मेंस रूटीन्स एक्चुअल कॉम्बैट से बहुत दूर थे। हावेवर, वो ये भी समझता था कि एक्चुअल कॉम्बैट स्पीड, पावर और इनफ रूथलेस होने के अलावा किसी चीज पर रिलाई नहीं करता। इस वक्त अरीना के नीचे हजारों आंखें उस पर कन्वर्ज हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी नजर ग्रेजुअली शार्पन हो गई। ज़ियाओ जियाओक्षाओ की बॉडी स्पिरिचुअल पावर से सर्ज हुई। उसने कोई स्पेल यूज नहीं किया, बल्कि सीधा आगे चार्ज किया और लियू यी के चेहरे की तरफ एक राइट हुक फेंका। लियू यी की प्यूपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई। एक इंस्टेंट में पिछली जिंदगी में सीखी हुई ताइची और देखे हुए कॉम्बैट सीन्स उसके दिमाग में फ्रैंटिकली इंटरट्वाइन हुए, जिसमें काउंटलेस काउंटर स्ट्रैटेजीज एक रिवॉल्विंग लैंटर्न की तरह फ्लैश हुई। एक फ्लैश में उसने बेस्ट स्ट्रैटेजी डिड्यूस कर ली थी। बताने में जितना वक्त लगता है उससे भी तेज उसका लेफ्ट फुट अचानक आधा कदम लेफ्ट गया और उसकी पूरी बॉडी इंस्टेंटली ज़ियाओ जियाओक्षाओ के साइड में फ्लैश हो गई। उसके राइट हैंड ने ज़ियाओ जियाओक्षाओ का राइट हैंड पकड़ा और मोमेंटम के साथ खींचा, बिल्कुल 4 आउंस यूज करके 1000 पाउंड मूव करने की तरह, ओपोनेंट के फोर्स को उसके खिलाफ यूज करते हुए। इमीडिएटली बाद उसका राइट लेग लाइटनिंग की तरह किक हुआ, प्रिसाइजली ज़ियाओ जियाओक्षाओ के बटक्स पर लैंड हुआ। एक हुश के साथ ज़ियाओ जियाओक्षाओ आगे उड़ा और सीधे अरीना से नीचे गिर गया, थड के साथ जमीन पर लैंड हुआ। सीन इंस्टेंटली डेड साइलेंस में गिर गया। देख रहे डिसाइपल्स डम्बफाउंडेड थे, ब्लैंकली अरीना पर लियू यी और नीचे गिरे हुए ज़ियाओ जियाओक्षाओ को घूर रहे थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ड्यूअल इतने ड्रामेटिक फैशन में इतनी अब्रप्टली एंड होगी। जांग नेंग का चेहरा शॉक से भरा हुआ था और उसने ब्लर्ट आउट किया, ज़ियाओ जियाओक्षाओ बहुत यूजलेस है, वो एक्चुअली बस ऐसे ही हार गया। लियू यी कब से इतना पावरफुल बन गया है? लिन शुयान ने फ्राउन किया, उसके टोन में हेल्पलेसनेस का हिंट था। ज़ियाओ जियाओक्षाओ ने अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट किया, उसने स्पेल भी यूज नहीं किया। ज़ियाओ जियाओक्षाओ जमीन पर लेटा रहा, कंप्लीटली डेज्ड। जब तक उसके 2 लैकीज उसे उठाने के लिए आगे नहीं आए, वो स्नैप आउट नहीं हुआ। उसने लियू यी को घूरा, उसका चेहरा बारी बारी से लाल और सफेद हो रहा था, एक्सेप्ट करने में अनेबल कि वो एक्चुअली उससे हार गया जिसे वो यूजुअली वेस्ट समझता था। चलो एक और मैच करते हैं। क्यान डोडो इमीडिएटली कूद पड़ा, ज़ियाओ जियाओक्षाओ की तरफ पॉइंट करते हुए लाउडली क्वेश्चन किया,
हारने के बाद बैकआउट करना चाहते हो? चांस ही नहीं, जल्दी करो और 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स दो। ज़ियाओ जियाओक्शाओ ने कोल्डली स्नॉट किया, 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स निकाले, उन्हें लियू यी की तरफ फेंका और एक फियर्स लुक के साथ कहा, ये स्टेक है, मैं अभी लापरवाह था, क्या तुम एक और मैच करने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें और 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स दूंगा। लियू यी ने स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स उठाने के लिए झुका, अपने चेहरे की खुशी छुपाने में अनेबल। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी आसानी से जीत जाएगा। ज़ियाओ जियाओक्शाओ के वर्ड सुनकर उसने सोचा, दोनों के बीच की स्ट्रेंथ का गैप शायद इतना बड़ा नहीं था जितना सरफेस पर दिख रहा था। भले ही ज़ियाओ जियाओक्शाओ स्पेल्स यूज करे, अगर वो रियली होल्ड आउट नहीं कर सकता तो वो बस अपनी हार मान लेगा, वैसे भी कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं होगा। अगर वो जीता तो वो और 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न कर सकता था, जिससे फाउंडेशन रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के बारे में वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता। ये सोचते हुए उसने नॉड किया और कहा, ठीक है। ज़ियाओ जियाओक्शाओ ने एक सिनिस्टर लाफ दी, अरीना पर लीप किया, जल्दी से हैंड सील्स फॉर्म किए और फायर ड्रैगन टेक्निक कास्ट की। ध्यान से देखना, ये मेरी ट्रू स्ट्रेंथ है। क्रिम्सन फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल पावर टाइड की तरह सर्ज हुई और एक प्योर 2 मीटर लंबे फायर ड्रैगन में कंडेंस हुई। ड्रैगन की बॉडी फ्लेम्स के साथ चर्न होती हुई और स्कॉचिंग हीट वेव कैरी कर रही थी। क्लॉज और फैंग्स बेयर करके लियू यी की तरफ लपकी। आती हुई हीट फील करते हुए लियू यी का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुआ। उसने इमीडिएटली अपनी पूरी ताकत से स्पिरिचुअल पावर सर्कुलेट की, अरीना के अगेंस्ट जोर से किक किया और लाइटनिंग की तरह साइड में फ्लैश हुआ। एक लाउड बूम के साथ फायर ड्रैगन हेविली अरीना पर स्लैम हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सांस ले पाता, ज़ियाओ जियाओक्शाओ ने एक और फायर ड्रैगन समन किया और दोबारा उस पर चार्ज किया। लियू यी निम्बली डॉज करता रहा, जबकि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, क्विकली ज़ियाओ जियाओक्शाओ की तरफ चार्ज करते हुए। इन वन इंस्टेंट लियू यी ज़ियाओ जियाओक्शाओ के क्लोज आ गया था। उसका राइट हैंड लाइटनिंग की तरह स्विंग हुआ, हेविली उसके फेस पर स्ट्राइक किया, जिसके बाद उसके अब्डोमेन पर एक फ्लाइंग किक लगी। ज़ियाओ जियाओक्शाओ के मुंह से एक मफल्ड ग्रोन निकला और वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ गया, सीधे अरीना से नीचे गिर गया। सीन पहले डेड साइलेंस से मिला, बाद में कलेक्टिव गैस्प्स की आवाज और फिर थंडरस एक्सक्लेमेशंस का एक्सप्लोजन। ये कैसे पॉसिबल है? लियू यी एक्चुअली जीत गया? मैं सपना तो नहीं देख रहा। ज़ियाओ जियाओक्शाओ के फायर ड्रैगन टेक्निक के अंडर कमबैक करने के लिए लियू यी बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं वहां ऊपर जाता तो मुझे डर है कि मैं एक मूव भी विथस्टैंड नहीं कर पाता। अनबिलीवेबल, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कौन सोचता कि लियू यी लड़ने में इतना अच्छा है। क्यान डोडो की आंखें चौड़ी हो गई और उसने शॉक में लियू यी को घूरते हुए खुद से बड़बड़ाया, ब्रदर यी एक्चुअली इतने पावरफुल हैं, ये सिंपली ऑसम है। ज़ियाओ जियाओक्शाओ लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, खून अभी भी उसके मुंह के कोने पर था, उसकी आंखें कंफ्यूजन और रिजेंटमेंट से भरी थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हो? मेरा कल्टीवेशन तुमसे हायर है और मैं फायर ड्रैगन टेक्निक जानता हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ? जैसे ही लियू यी रिस्पॉन्ड करने वाला था, आसमान में अचानक बिजली कड़कने की आवाज आई, जिसके बाद कंटिन्यूअस बूमिंग हुई। उसने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली और टेरर में आसमान को घूरते हुए अपना दिल फ्रैंटिकली रोर कर रहा था। जस्ट एक मैच जीता और कुछ स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न किए हैं, इसके लिए बिजली गिरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 5 बैटल इन द रिवर ऑफ टाइम। तियानकी सेक्ट के ऊपर इंक कलर्ड बादलों ने जाइंट बीस्ट्स की तरह चर्न किया और एक सिल्वर स्नेक जैसी बिजली की लकीर ने आसमान को चीर दिया। डेफनिंग रोर ऐसी लग रही थी जैसे हेवन और अर्थ को क्रश कर देगी। ये फिनोमिनन एक थंडर क्लैप की तरह एक्सप्लोड हुआ, इंस्टेंटली पूरे सेक्ट को अलार्म करते हुए, और हर कोई हॉरर में होराइजन की तरफ देखने लगा। तियानकी सेक्ट लीडर लिन नान और 10 एल्डर्स एक इंस्टेंट में पहुंच गए। उनके फिगर्स मिड एयर में सस्पेंडेड थे। स्पिरिचुअल की उनके चारों तरफ फ्लो कर रही थी। उनके एक्सप्रेशंस ग्रेव थे, जैसे वो आसमान में अजीब बदलते हुए सीन को इंटेंटली घूर रहे थे। उनकी हथेलियां अनकॉन्शियसली टाइट हो रही थी। लियू यी की ओरिजिनली टेंस्ड बॉडी थोड़ी रिलैक्स हुई जब कंफर्म हुआ कि कोई हेवनली लाइटनिंग नीचे स्ट्राइक नहीं कर रही। उसने एक लंबी सांस ली, उसका दिल डाउट से भरा था। ऐसे फिनोमिनन के साथ क्या ये एनिमी अटैक हो सकता है? जैसे ही वो सीक्रेटली स्पेक्युलेट कर रहा था, आसमान में एक रिवर ऑफ टाइम अपीयर हुई, जिसमें काउंटलेस फिगर्स फ्लिकर कर रहे थे, कुछ पास्ट से, कुछ प्रेजेंट से और कुछ फ्यूचर से।
इमीडिएटली बाद कई फिगर्स रिवर ऑफ टाइम पर फियर्स बैटल में इंगेज हुए, जैसे कंस्ट्रेंट्स ब्रेक थ्रू करने और प्रेजेंट वर्ल्ड में डिसेंट करने की कोशिश कर रहे हों। और जिस डायरेक्शन में वो अटैक करने का इंटेंट कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि तियान की सेक्ट था। रिवर ऑफ टाइम के उस पार भी वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग बैटल सीन अभी भी किसी को शडर करवा सकता था। उसने हॉरर में गैस्प किया, अंदर ही अंदर चीखते हुए। तियान की सेक्ट में किसने इतना घिनौना काम किया कि इसने पावरफुल एनिमीज को रिवर ऑफ टाइम क्रॉस करके पास्ट में रिटर्न करने और उन्हें इरेज करने का कारण बना दिया। तभी रिवर ऑफ टाइम के अंदर एक फिगर ने स्ट्रेंथ में सडन सर्ज एक्सपीरियंस किया और थंडरबोल्ट के मोमेंटम के साथ बाकी सभी ओपोनेंट्स को मार दिया। उस इंसान ने रिवर ऑफ टाइम के उस पार से तियान की सेक्ट की तरफ देखा, फिर एक फ्लैश में गायब हो गया। ऑलमोस्ट उसी मोमेंट पर तियान की सेक्ट को एनगल्फ करने वाला फिनोमिनन भी डिसिपेट हो गया। इस वक्त तियान की सेक्ट लीडर लिन नान ने सबको रीअश्योर करने के लिए लाउडली बोला। वो बस रिवर ऑफ टाइम में पावरफुल एक्सपर्ट्स फाइट कर रहे थे, अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं है। इमॉर्टल कल्टीवेशन का रास्ता लंबा है। जब तक तुम डिलिजेंटली कल्टीवेट करते हो, तुम फ्यूचर में ऐसे रेल्म तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हो। सब लोग डिस्पर्स हो जाओ। इन वर्ड्स ने इंस्टेंटली सेक्ट डिसाइपल्स के कल्टीवेशन पैशन को इग्नाइट कर दिया। पावरफुल एक्सपर्ट्स को अपनी आंखों से रिवर ऑफ टाइम स्टर करते हुए देखने के बाद सबका खून बॉयल होने लगा, जैसे उनकी बॉडीज पावर से भर गई हों। वो सब ईगर और इम्पेशेंट थे कि इमीडिएटली अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करें उस हेवन रीचिंग रेल्म को परस्यू करने के लिए। लियू यी ने डिस्डेन में अपना लिप कर्ल किया, फील करते हुए कि सेक्ट लीडर के वर्ड्स उसकी पिछली जिंदगी के बॉस के बड़ा पाई ड्रॉ करने यानी झूठे सपने दिखाने से अलग नहीं थे, बस एम्प्टी डिसेप्टिव वर्ड्स। उसने नीचे जाओ जियो शाओ को देखा, एक ट्रायम्फेंट स्माइल उसके मुंह के कॉर्नर्स पर थी, उसके टोन में मॉकरी का हिंट था। अपनी हार एक्सेप्ट करो, जो 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स तुम मुझसे हारे हो जल्दी हैंड ओवर करो। जाओ जियो शाओ का चेहरा इंस्टेंटली पिग लिवर के कलर का हो गया, उसकी मुट्ठियां इतनी टाइट क्लेंच्ड हुईं कि नेल्स ऑलमोस्ट पाम्स में डग हो गए। रिजेंटमेंट से भरा हुआ वो मौके पर ही रेनिग यानी मुकर जाना चाहता था, लेकिन सराउंडिंग क्राउड की नज़रों को पकड़ते हुए उसने अपनी जीभ की नोक पर आई बातों को वापस निगल लिया। वो अपने दिल में जानता था कि एक बार उसने डेट डिफ़ॉल्ट का प्रीसिडेंट सेट कर दिया तो जिन्होंने उससे स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स बोरो किए हैं वो श्योरली सूट फॉलो करेंगे। जो बैड प्रीसिडेंट सेट करता है वो श्योरली कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करेगा। अपने ऑप्शंस रिपीटेडली वे करने के बाद जाओ जियो शाओ ने दांत पीसते हुए फियर्सली 50 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स लियू यी पर फेंके और कोल्डली स्नॉट करते हुए बोला, ये लो। फिर वो घूमा और बिना पीछे देखे चला गया। वो एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। लियू यी ने बिल्कुल केयर नहीं किया। कोई हारने वाले से अच्छे चेहरे की उम्मीद नहीं कर सकता। मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ वो झुका और जमीन से एक एक करके स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स उठाए। ब्रदर यी, तुम एक्चुअली इतने अमेजिंग हो, तुमने इसे काफी अच्छे से हाइड किया हुआ था। क्यान डोडो एक्साइटेडली दौड़ता हुआ आया, उसकी बॉडी का फैट हर कदम के साथ जिगल कर रहा था। ये बस लक था, मैंने रियली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी आसानी से जीत जाऊंगा। लियू यी ने अपने हाथ में स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स हिलाए, उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। मैं इन 100 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स को अपना कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू करने के लिए लूंगा। एक बार जब मैं बाद में और स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स अर्न कर लूंगा, मैं डेफिनेटली तुम्हें पे बैक करूंगा। क्यान डोडो ने जेनरसली हाथ हिलाया, ग्रिन करने से रुक नहीं पा रहा था। मेरे साथ इतने पोलाइट मत हो। आज तुमने जाओ जियो शाओ को सबक सिखाते हुए देखकर मुझे इनक्रेडिबली सैटिस्फाइड फील हुआ। किसने कहा था उसे मेरे साथ मनी लेंडिंग बिजनेस में कम्पीट करने को? चलो, आज मेरी तरफ से ट्रीट है, चलते हैं एक बढ़िया खाना खाने। ओल्ड क्यान, तुम एक रियल फ्रेंड हो, लियू यी ने बिना हेजिटेशन के कहा। क्यान डोडो के पीछे सीधा मार्केट के रेस्टोरेंट गया। दोनों ने दिल खोलकर दावत उड़ाई और खाने और शराब से भरने के बाद वो धीरे धीरे अपने क्वार्टर्स में वापस लौटे। बिस्तर में लेटे हुए लियू यी ने दिन के स्पारिंग मैच को अपने दिमाग में रीप्ले किया। हालांकि वो लक से जीता था, उसके पास कोई स्पेल नहीं था और उसकी फिजिकल बॉडी इनफ टफ नहीं थी। अगर फ्यूचर में किसी पावरफुल एनिमी से एनकाउंटर हुआ तो वो श्योरली ग्रेट लॉस सफ़र करेगा। वो एक हेक्सागन वॉरियर बनना चाहता था।
ये सोचते हुए उसने इमीडिएटली डिसाइड किया कि जैसे ही वो कल काम से ऑफ होगा वो स्क्रिप्चर लाइब्रेरी जाएगा मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल्स पढ़ने और कल्टिवेट करने के लिए कुछ कल्टिवेशन टेक्निक्स ढूंढने। अपना मन बना लेने के बाद लियू यी क्रॉस लेग्ड बैठा और 5 एलिमेंट्स ची रिफाइनिंग आर्ट 2.0 सर्कुलेट करने लगा। एक इंस्टेंट में सराउंडिंग स्पिरिचुअल की फ्रांटिकली गैदर हुई, टाइड की तरह उसकी बॉडी में सर्ज हुई। जैसे स्पिरिचुअल पावर कंटिन्यूअसली रिफाइन हो रही थी, उसका कल्टिवेशन 8th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग की तरफ क्लाइंब करने लगा। 10 दिन बीत गए। लियू यी ने स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में सारे मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल्स पढ़ लिए थे। इस दौरान उसने इनोवेट भी किया और सक्सेसफुली 5 एलिमेंट्स ची रिफाइनिंग आर्ट 3.0 को अपग्रेड और इम्प्रूव किया। उसने थाउजेंड्स ऑफ मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल्स फ्यूज करके बॉडी टेम्परिंग कल्टिवेशन टेक्निक इनडिस्ट्रक्टिबल गोल्डन बॉडी क्रिएट की और दोनों टेक्निक्स को परफेक्शन रेल्म तक कल्टिवेट किया। मीनवाइल उसका कल्टिवेशन भी स्टेडली क्लाइंब करता रहा और 9th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग पीक तक पहुंच गया। एक बार जब उसका कल्टिवेशन 9th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग पीक तक पहुंच गया तो लियू यी ने सेक्ट के रूल्स फॉलो किए और स्क्रिप्चर लाइब्रेरी से एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म कल्टिवेशन टेक्निक ऑब्टेन की अपने सब्सिक्वेंट कल्टिवेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लियू यी के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के 2 तरीके थे। पहला था 9th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग पीक से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करना। सक्सेस रेट एवरेज था और एक हल्की सी गलती टोटल फेलियर लीड कर सकती थी। अगर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल से एड किया जाए तो ब्रेक थ्रू का सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। ये वो मेथड था जो कल्टिवेशन वर्ल्ड में मोस्ट पीपल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करने के लिए यूज करते थे। हालांकि एक पॉपर होने के नाते जो दूसरों के स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स भी ओ करता था, लियू यी के पास फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल परचेज करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे। एक और मोर स्टेबल पाथ था 12th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग ग्रेट परफेक्शन तक कल्टिवेट करना, जिस पॉइंट पर कल्टिवेटर की बॉडी में स्पिरिचुअल की हार्मोनियस और मजेस्टिक होगी जो नेचुरल ब्रेक थ्रू अलाउ करेगी। इस तरह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करने का रिजल्ट सॉलिड फाउंडेशन और इनॉर्मस पोटेंशियल होता था। हालांकि 12th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग ग्रेट परफेक्शन तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और टैलेंट रिक्वायर्ड होता था। सिर्फ एक ट्रू जीनियस ही इसे अचीव कर सकता था। लियू यी को अपने टैलेंट पर थोड़ा कॉन्फिडेंस था और बिलीव करता था कि वो 12th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग ग्रेट परफेक्शन के लिए चार्ज कर सकता है। लेकिन सेक्ट की डेडलाइन प्रेस कर रही थी। अगर वो टाइम लिमिट के अंदर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो सेक्ट से एक्सपेल होने की फेट उसका इंतजार कर रही थी। लियू यी के पास 9th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग पीक से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। ये सोचते हुए लियू यी अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग्ड बैठा, अपने दिमाग को काम करने के लिए एक लंबी सांस ली और फिर बचे हुए 80 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स बाहर निकाले। ये स्टोन्स इमरजेंसी सप्लाईज के रूप में सर्व करेंगे जब उसके ब्रेक थ्रू के दौरान स्पिरिचुअल की इनसफिशिएंट होगी। चैप्टर 6 कल्टिवेटिंग यूजिंग सोलर एनर्जी। लियू यी ने 5 एलिमेंट्स ची रिफाइनिंग आर्ट 3.0 एक्टिवेट किया। तुरंत ही हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल ची किसी टूटे हुए बांध की तरह उसकी बॉडी में सर्ज हो गई। इमीडिएटली 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर में रिफाइन होने लगी। एक बजिंग साउंड के बाद आसपास की स्पिरिचुअल ची और भी तेजी से गैदर हुई। उसने हरिडली स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स उठाए और डेस्परेटली उनके अंदर की स्पिरिचुअल ची अब्जॉर्ब करने लगा। 3 घंटे बाद सर्जिंग स्पिरिचुअल ची ग्रेजुअली शांत हुई। लियू यी ने एक ग्रिम गंभीरा एक्सप्रेशन के साथ अपनी आंखें खोलीं। उसने ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया था, लेकिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियाल्म तक पहुंचने के बजाय वो सिर्फ 10th लेयर ऑफ ची रिफाइनिंग तक ही पहुंच पाया था। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसका दिल डिस्पेयर से भर गया और वो खुद से बड़बड़ाया, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई सेंस नहीं बनता। सेक्ट असेसमेंट की डेडलाइन नज़दीक थी। 10th लेयर ऑफ ची रिफाइनिंग पर अटके होने के कारण उसके पास अब 12th लेयर ऑफ ची रिफाइनिंग ग्रेट परफेक्शन तक कल्टिवेट करने का वक्त नहीं था। और भी बुरा ये था कि उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 4 साल बचा था और सेक्ट से निकाला जाना इनेविटेबल लग रहा था। एक लंबे समय के बाद लियू ये फाइनली अपने सर्जिंग इमोशंस को सप्रेस कर पाया, खुद को काम होने पर मजबूर किया और अपने फेल्ड ब्रेक थ्रू के रीज़न पर गौर करने लगा। अचानक उसका एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुआ और बिजली की तरह एक ख्याल उसके दिमाग में आया।
शायद 1,29,600 एक्यू पॉइंट्स कंडेंस करने ने ही कल्टीवेशन की नॉर्मल रिदम को डिसरप्ट किया था। इसने 9th लेयर ऑफ ची रिफाइनिंग से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव करना इम्पॉसिबल बना दिया था, और शायद 12th लेयर ऑफ ची रिफाइनिंग ग्रेट परफेक्शन भी सक्सेसफुल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की गारंटी नहीं देगा। ये सोचते हुए लियू ये का एक्सप्रेशन फ्लक्चुएट हुआ, डीप रिग्रेट से भरा हुआ। काश वो खुद को 2 थप्पड़ मार सकता। हालांकि जितनी हायर ची रिफाइनिंग लेयर होगी, फ्यूचर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए उतना ही सॉलिड फाउंडेशन होगा और एडवांसमेंट के बाद उतना ही ग्रेटर पोटेंशियल होगा। लेकिन ये सिर्फ उन कल्टिवेटर्स पर अप्लाई होता था जिनके पास अबंडेंट लाइफ स्पैन हो। लियू यी के लिए अब सबसे अर्जेंट प्रायोरिटी प्रोफाउंड फाउंडेशन परस्यू करना नहीं, बल्कि सेक्ट में रहने और अपना लाइफ स्पैन एक्सटेंड करने के लिए जल्दी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करना था। ये सच में एक मैसिव ट्रैप है। लियू ये ने हेल्पलेसली साय किया, लेकिन हमेशा एक रास्ता होता है। अगर मुझे सेक्ट से निकाल भी दिया जाए तो मैं मॉर्टल रियाल में भी कल्टिवेट कर सकता हूँ, और वहाँ भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का चांस है। बस वहाँ स्पिरिचुअल ची बहुत थिन है, जब तक कि मैं कल्टिवेशन एनर्जी का कोई नया सोर्स न ढूंढ लूँ। नया कल्टिवेशन एनर्जी सोर्स, नया कल्टिवेशन एनर्जी सोर्स। लियू ये रिपीट करता रहा, सल्यूशन के लिए अपना दिमाग निचोड़ने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मेरी पिछली जिंदगी में सोलर पावर जनरेशन होता था। इस जिंदगी में ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक्स भी हैं जो सूरज की ताकत अब्जॉर्ब करती हैं। चाहे वो मार्शल डाउ कल्टीवेशन टेक्निक्स हों या इमॉर्टल कल्टीवेशन टेक्निक्स, सब एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कल्टीवेशन एफिशिएंसी बहुत लो है और रिस्क बहुत हाई है। अगर मैं कल्टीवेशन टेक्निक को इम्प्रूव और परफेक्ट कर सकूं, तो मैं कल्टीवेशन एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल है, इसलिए एनर्जी डिप्लीशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में मूनलाइट और स्टारलाइट को भी कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जल्द ही उसका एक्सप्रेशन फिर से सीरियस हो गया। कल्टीवेशन के लिए सोलर एनर्जी यूज़ करना बहुत डेंजरस था। एक हल्की सी गलती सेल्फ इमुलेशन लीड कर सकती थी। मुझे लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने होंगे और ग्रेजुअली एक्सप्लोर करना होगा। कल्टीवेशन टेक्निक के हर स्टेप को रिपीटेडली वेरीफाई करना होगा ताकि सेफ्टी एंश्योर हो सके, वरना मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव करने से पहले ही राख में जल जाऊंगा। ऑल्सो, अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी की बैटरीज को इमिटेट कर सकूं और सोलर एनर्जी को डायरेक्टली स्टोर करने के लिए एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस क्रिएट कर सकूं, तो क्या वो बिल्कुल एक स्पिरिट स्टोन जैसा नहीं होगा? उसकी आंखें इंस्टेंटली चमक उठीं और वो इतना एक्साइटेड था कि नियरली कूद पड़ा। एक पल के बाद लियू यी ने अपने इमोशंस को काम किया, अपनी सांस रोकी और अपने मेरिडियंस के अंदर सर्कुलेशन एग्जामिन करने के लिए अपना डिवाइन सेंस यूज किया। 1,29,600 एक्यू पॉइंट्स ब्रिलियंट स्टार्स की तरह फ्लिकर कर रहे थे, और 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर उसके मेरिडियंस में रशिंग रिवर्स की तरह फ्लो कर रही थी। मसल का हर इंच और हर हड्डी एक गोल्डन लस्टर रेडिएट कर रही थी, स्पिरिचुअल पावर से नरिश्ड थी। इस वक्त वो कॉन्फिडेंट था कि सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी की ताकत पर रिलाई करके वो एक 9th लेयर ऑफ ची रिफाइनिंग कल्टिवेटर को एक सिंगल पंच से मार सकता था। इससे भी ज्यादा अस्टॉनिशिंग ये था कि उसका स्पेस टाइम रियाम पर कंट्रोल क्वाइटली 3% तक इंक्रीज हो गया था। इस सीमिंगली स्मॉल नंबर ने उसकी कैलकुलेशन पावर डबल कर दी थी। इसने उसे टाइम और स्पेस की प्रोफाउंड मिस्ट्रीज को फेंटली ग्रास्प करने की परमिशन भी दे दी। अब जबकि उसके पास ग्रेटर कैलकुलेशन पावर थी, वो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। उसने जल्दी से बचे हुए 20 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स रखे, उन्हें अपने रोब्स में टक किया और स्क्रिप्चर लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि शायद उसे स्क्रिप्चर लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर पर एंशिएंट टेक्स्ट्स में आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सीक्रेट मैनुअल्स और सोलर एनर्जी, स्टारलाइट और मूनलाइट अब्जॉर्ब करने वाले कल्टीवेशन मेथड्स मिल जाएंगे। 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद फाइनली वो दिन आ गया जब लियू यी को ट्यानकी सेक्ट छोड़ना था। ट्यानकी सेक्ट के ट्यानकी प्लाजा पर 100 से ज्यादा आउटर सेक्ट डिसाइपल्स इकट्ठा थे। लियू यी की तरह उन सबको भी सेक्ट से निकाला जा रहा था, क्योंकि उनके फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव करने की कोई उम्मीद नहीं थी। सराउंडिंग एरिया आउटर सेक्ट डिसाइपल्स और इनर सेक्ट डिसाइपल से क्राउडेड था, जो तमाशा देखने आए थे। ये लोग पॉइंट कर रहे थे और विस्पर कर रहे थे। उनकी आंखें डिस्डेन से भरी थीं, जैसे इनसिग्निफिकेंट एंट्स के ग्रुप को देख रहे हों। अचानक एक फेमिलियर आवाज आई, ब्रदर ये, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। लियू ये घुमा और देखा क्यान डोदाडो क्राउड के बीच से हार्ड पुश करता हुआ चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ा आया। लाओ क्यान,
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे जाने से पहले मुझे सी ऑफ करने स्पेशली आओगे। कैन डोदाडो ने सॉफ्टली साई किया। उसने 20 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स निकाले और हैंड ओवर किए। ब्रदर यी, इन स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स को मेरे रिगार्ड का एक छोटा सा टोकन मानो। प्लीज इन्हें ले लो, शायद ये तुम्हें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव करने में हेल्प करें। लियू यी ने जल्दी से सर हिलाया और डिक्लाइन किया। बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे 100 से ज्यादा स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स ओ करता हूँ। मैं तुमसे और कैसे ले सकता हूँ? मेरे साथ अजनबी मत बनो। कैन डोदाडो ने स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स उसके हाथ में ठोस दिए। 20 स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उन्हें जल्दी अर्न बैक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये ब्रेक थ्रू की हो सकते हैं। लियू यी ने स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स पकड़े, एक पल के लिए चुप रहा और फिर सोलमली नॉड किया। लाओ कैन, मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा मैं डेफिनेटली तुम्हें रीपे करूंगा। कैन डोदाडो ने नॉड किया। दोनों ने ब्रीफली पास्ट के बारे में चैट की और फिर वो घुमा और चला गया। तभी 300 मीटर से ज्यादा लंबा फ्लाइंग बोट दूर से आसमान को चीरता हुआ आया और ट्यानकी प्लाजा के ऊपर रुका। कैबिन का दरवाजा खुला और व्हाइट रोब्स में एक औरत बाहर निकली। उसका डिमीना कोल्ड था, फिगर ग्रेसफुल था और स्किन यूड की तरह लस्ट्रस थी। ये कोई और नहीं बल्कि ट्यानकी सेक्ट की सेंटस ये चिनचुए थी। उसके पास एक म्यूटेटेड आई स्पिरिचुअल रूट थी और उसने 12th लेयर ऑफ ची रिफाइनिंग ग्रेट परफेक्शन से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियाल में ब्रेक थ्रू अचीव किया था। 20 इयर्स ऑफ कल्टिवेशन के बाद अब वो गोल्डन कोर रियाल के अर्ली स्टेज पर थी। सेक्ट के अंदर काउंटलेस डिसाइपल्स की ड्रीम लवर। जहां वो चलती, सराउंडिंग डिसाइपल्स इनवॉलंटरीली अपनी सांस रोक लेते, मर्मरिंग बंद हो जाती और काउंटलेस एडमायरिंग नजरें उसका पीछा करती। उसके पीछे 2 गोल्डन कोर रियाल के इनर सेक्ट डिसाइपल्स और असेंशन सेरेमनी के थ्रू रिक्रूट किए गए 100 से ज्यादा नए डिसाइपल्स फॉलो कर रहे थे। वे या तो स्पिरिटेड और विग्रस थे या नर्वस और रिजर्व्ड, येट वो सब अपनी आंखों में सेक्ट में नई जिंदगी और इटर्नल इमॉर्टल कल्टिवेशन की परस्यू के लिए लॉन्गिंग कंसील करने में स्ट्रगल कर रहे थे। लियू ये ने अपने सामने के सीन को देखा। उसका दिल कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ था। आज का ये मोमेंट कल जैसा लग रहा था, एक रीसाइकिल जैसा। 128 इयर्स पहले वो ट्यानकी प्लाजा पर खड़ा था, सिमिलरली इटर्नल इमॉर्टल कल्टिवेशन के लिए एस्पिरेशंस हार्बर करते हुए, लेकिन अब वो एक फेलियर बन गया था, सेक्ट द्वारा अबैंडन्ड। इमॉर्टल कल्टिवेशन के राह की क्रुएलिटी उसकी आंखों के सामने फ्लैश हुई। काउंटलेस आउटर सेक्ट डिसाइपल्स सेक्ट के लेबरर्स बन गए, दिन रात स्पिरिचुअल ची प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्मेशंस ऑपरेट करते हुए, सिर्फ अंत में उसकी तरह मर्सीलेसली डिस्कार्ड किए जाने के लिए। ये सोचते हुए लियू यी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और इंडिग्नेशन की एक फ्लेम उसकी आंखों में जल उठी। उसने सीक्रेटली कसम खाई कि वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियाल में ब्रेक थ्रू जरूर अचीव करेगा और अब और नीची नजर से नहीं देखा जाएगा। उसने कल्टिवेशन एप्टीट्यूड की शैकल्स को तोड़ने और रिसोर्स मोनोपोली की ऊंची दीवारों को शैटर करने की भी कसम खाई। वो इंश्योर करेगा कि कल्टिवेशन अब कुछ लोगों का प्रिविलेज नहीं रहेगा और वो हाई एंड माइटी कल्टिवेटर्स को अपने पेडेस्टल से नीचे घसीट कर लाएगा। मैं इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करता हूँ। उन्हें इतना हाई और माइटी होने का हक क्यों मिलता है? मुझे इन लोगों को बादलों से नीचे घसीटना होगा। मैं इन्हें हम एंड्स के साथ कम्पीट करवाऊंगा, साथ में कीचड़ में लौटपोट होते हुए। ये आइडिया इंसेन था, लेकिन इस ऑलरेडी डिरेंज्ड कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए अगर कोई इनफ क्रेजी नहीं था तो सर्वाइवल सच में डिफिकल्ट था। इसके अलावा ये बिना पॉसिबिलिटी की उम्मीद नहीं थी। पिछले 1 महीने में उसने बहुत कुछ गेन किया था और फ्यूचर के लिए नए प्लान्स थे, बस स्टेप बाय स्टेप रियलाइज होने का इंतजार था। शायद लियू ये की नजर बहुत इंटेंस थी। एक ट्रांस में उसे लगा जैसे ये चिंग शुए घूमी और उस पर एक ग्लांस डाली। तभी ट्यानकी प्लाजा के ऊपर एक कोल्ड आवाज गूंजी, डिसाइपल्स जिन्हें सेक्ट से निकाल दिया गया है, जल्दी से फ्लाइंग बोट पर सवार हो जाओ। लियू ये रियलिटी में वापस आया, अपने दिल में सर्जिंग इमोशंस को सप्रेस किया और हेवी कदमों के साथ फ्लाइंग बोट की तरफ चल दिया। Chapter 7 Human Purgatory. Kings, nobles, generals and ministers truly have superior lineage. फ्लाइंग बोट एक ओपन स्पेस में लुकी। जैसे ही लियू ये नीचे उतरा, सफोकेशन का एक स्ट्रॉन्ग सेंस इमीडिएटली उस पर हावी हो गया। ये बिल्कुल वैसे था जैसे इंस्टेंटली ऑक्सीजन डिप्राइव्ड किंगहाई तिब्बत प्लेटो पर प्लेस कर दिया गया हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। एक पल बाद ही वो ग्रेजुअली अडेप्ट कर पाया। बाहर की स्पिरिचुअल छी की कॉन्सेंट्रेशन फील करते हुए, जो तियानची सेक्ट के मुकाबले सिर्फ 1% थी, उसने हेल्पलेसली साई किया।
ऐसे एनवायरनमेंट में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट होगा। फ्लाइंग बोट को तेजी से ऊपर उठते और उठते हुए देखते हुए उसने अपने बगल में खड़े 100 से ज्यादा आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को इग्नोर किया और सीधा नज़दीकी शहर की तरफ चल दिया। जिन स्टेट, युनपिंग सिटी। लियू ये शहर की सड़कों पर चला। सड़कें बसलिंग और प्रॉस्पेरस थीं, वेंडर्स की आवाज़ें कंटिन्यूसली गूंज रही थीं और पैदल चलने वाले एंडलेसली आ जा रहे थे। भीड़ में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल के चेहरे पीले, सैलो थे, एक्सप्रेशंस नम थे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जबकि सिर्फ बहुत कम लोग लैविशली ड्रेस्ड थे। उसने डजन से ज्यादा लोगों को खुद को गुलामी में, सर्विट्यूड में बेचते हुए देखा, कुछ ऐसा जो उसने पहले सिर्फ फिल्मों और टेलीविजन में देखा था लेकिन अब रियलिटी में विटनेस कर रहा था। सड़क किनारे कई भिखारी हाथ फैलाए हुए थे, उनके कपड़े चिथड़े थे और चेहरे गौंट, सूखे हुए थे। वो एक स्टीम्ड बन शॉप में गया, अपने पास के ज्यादातर पैसे खर्च किए और कुछ गर्मा गर्म बन्स खरीदे भिखारियों को बांटने के लिए। वो बस इतना ही कर सकता था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे और वो और लोगों की मदद नहीं कर सकता था। इस दुनिया में सिंपली बहुत ज्यादा इम्पॉवरिश्ड लोग थे। रास्ते में उसका सामना ह्यूमन ट्रैफिकर्स के कई ग्रुप से भी हुआ। उसने ना सिर्फ सीक्रेटली उनकी स्कीम्स बर्बाद की, बल्कि इन लोगों को सीक्रेटली मार्क भी किया। उसने उस रात उन्हें विजिट करने का प्लान किया, ना सिर्फ लोगों के लिए एक मुसीबत एलिमिनेट करने के लिए, बल्कि अपने खुद के मीगर मनी पाउच को रीफिल करने का मौका लेने के लिए भी। चलते हुए शहर की ग्रैंड रेड डोर्ड मैंशंस और डिलैपिडेटेड थैच्ड हट्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट स्टार्क यानी साफ दिखा। अमीर लोग पहाड़ों और समुद्रों के डेलिकेसीज खाते थे, जबकि गरीब सिर्फ भूखे न मरने की दुआ कर सकते थे। कभी कभी घास और मिट्टी खाने पर भी मजबूर हो जाते थे। अमीर और गरीब के बीच का इमेंस गैप शॉकिंग था। हालांकि लियू ये अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी से इस दुनिया में अमीर और गरीब के बीच वास्ट डिस्पैरिटी के बारे में जानता था, फर्स्ट हैंड विटनेस करके वो अभी भी इस अनइमेजिनेबल गैप से डीपली शेकन था। हालांकि उसकी पिछली जिंदगी में भी अमीर और गरीब के बीच गैप था, लेकिन इस दुनिया के मुकाबले वो इनसिग्निफिकेंट था। यहाँ तक कि एंशिएंट चाइना भी इस दुनिया से कहीं कम टेरिफाइंग था। इस दुनिया में जहाँ ट्रांसेंडेंट पावर एग्जिस्ट करती थी, ऑर्डिनरी पीपल के पास कभी ऊपर उठने का ऑलमोस्ट कोई चांस नहीं था। राजा, अमीर, जनरल्स और मिनिस्टर्स सच में यहाँ सुपीरियर लीनिएज रखते हैं। तभी रोने और मर्सी मांगने की एक बर्स्ट अचानक गूंजी। मुझे छोड़ दो बटलर, मुझे छोड़ दो। मैं सच में स्लैक ऑफ नहीं कर रहा था। मैंने लगातार 3 साल मैनर गेट गार्ड किया है, दिन में सिर्फ 2 घंटे सोकर। मैं बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और एक पल के लिए डोज ऑफ हो गया। लियू ये ने देखने के लिए अपना सर घुमाया। जाओ मैनर गेट के सामने सर्वेंट के कपड़ों में एक आदमी डेस्परेटली प्लीड कर रहा था। उसका माथा वहां से खून बह रहा था जहां उसने काउटाउ किया था। बटलर का एक्सप्रेशन कोल्ड था और वो स्टर्नली चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैनर गेट पर ड्यूटी के दौरान डोज ऑफ करने की? इसे घसीट कर ले जाओ और 20 भारी कोड़े मारो। देखते हैं और कौन स्लैक ऑफ करने की हिम्मत करता है। इंसानी जिंदगी घास जितनी सस्ती है। ये ख्याल लियू यी के दिमाग में फ्लैश हुआ जैसे वो सर्वेंट को घसीटे जाते देख रहा था। सर्वेंट पतला था और पहले से ही एक्सट्रीमली वीक था। क्या वो 20 भारी कोड़े सर्वाइव कर पाएगा? ये सच में अनसर्टेन था। ये दुनिया बीमार है, ये दुनिया पागल है। मॉर्टल रेल्म कल्टिवेशन वर्ल्ड से ज्यादा क्रेजी और ऑप्रेसिव है। उसकी पिछली जिंदगी को छोड़ दें, यहाँ तक कि तियानची सेक्ट में भी उसे मैनुअल लेबर के रूप में यूज किया जाता था। रोजाना 6 सेशन 12 घंटे फॉर्मेशंस ऑपरेट करने पड़ते थे, लेकिन कम से कम सेक्ट के अंदर वो पेट भर खा सकता था और गर्म रह सकता था। हालांकि उसकी जिंदगी लाइवस्टॉक जैसी थी, कम से कम उसके पास पेट भरने के लिए खाना था। जिंदगी और मौत के किनारे स्ट्रगल करने वाले आम लोगों के मुकाबले वो एक्चुअली काफी फॉर्चुनेट था। मेरे पास ऐसा ख्याल कैसे आ सकता है? लियू ये ने तेजी से अपना सर हिलाया, पॉसिबली उस एब्सर्ड नोशन को अपने दिमाग से बाहर निकालते हुए। उसके सामने की दुनिया में कल्टिवेटर्स की तरह एक्ट नहीं करते थे। पावरफुल और नोबल फैमिलीज जेनरेशंस तक रिसोर्सेज कंट्रोल करती थीं, जबकि आम लोग सेटल होने के लिए एक जगह ढूंढने में स्ट्रगल करते थे। ट्रांसेंडेंट पावर से भरी इस दुनिया में फेयरनेस शब्द अल्टीमेट लग्जरी बन गया था। लियू ये ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसके नेल्स ऑलमोस्ट उसकी हथेली में गड़ गए। उसका दिल सब कुछ उलट पलटने की अर्ज से भरा हुआ था, लेकिन रैशनैलिटी ने जल्दी ही उसे रियलिटी में वापस खींच लिया। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो इस दुनिया के रूल्स को स्लाइटली भी शेक नहीं कर सकता था।
अगर एक दिन उसका कल्टीवेशन सक्सीड भी हुआ तो ये दुनिया इतनी वास्ट थी, एक अकेला आदमी क्या बदल सकता था। जब तक कि वो इतना पावरफुल नहीं बन जाता कि दुनिया के रूल्स रीराइट कर सके, अल्टीमेटली सब फ्यूटाइल होगा। उसने अपनी पिछली जिंदगी के एजुकेशन और इंटरनेट के पॉपुलराइजेशन के बारे में सोचा, लेकिन फिर सेल्फ मॉकिंगली अपना सर हिलाया। नहीं, यहाँ अचीव करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ कॉस्ट ही एस्ट्रोनॉमिकल होगी। इसके अलावा सारे रिसोर्सेज वेस्टेड इंटरेस्ट्स द्वारा फर्मली हेल्ड है। चेंज पॉसिबली कैसे हो सकता है? अगर वो अपीयर भी हुआ तो वो प्रेडिटर्स के लिए टूल बन जाएगा। जब तक कि कुछ ऐसा अपीयर ना हो जो नोबल्स और कल्टीवेटर्स के कंट्रोल से बाहर हो। सही है, सिस्टम। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसे स्लॉटर या साइन इन जैसे पावरफुल एबिलिटीज वाले फ्लैशी सिस्टम्स की जरूरत नहीं थी। जब तक कि वो अपनी पिछली जिंदगी के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसा कुछ क्रिएट कर सकता था जो डायरेक्टली आम लोगों के दिमाग में रन करे, कपल्ड विद अ सीरीज ऑफ अदर मेथड्स, शायद वो सच में पूरी दुनिया को उलट पलट सकता था। वो सब हाई एंड माइटी कल्टीवेटर्स और प्रेडिटर्स को नीचे खींच सकता था। अगर वो सक्सीड हुआ तो उसे इससे ग्रेट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस डेयरिंग प्लान के बारे में सोचते हुए लियू यी इतना एक्साइटेड था कि उसकी बॉडी गर्म महसूस होने लगी और उसने चाहा कि वो इमीडिएटली शुरू कर सके। लेकिन जल्द ही वो फिर से शांत हो गया। करंटली एक सिस्टम क्रिएट करना बहुत अनरियलिस्टिक था। उसकी प्रेजेंटेबिलिटी के साथ ये मेयर फैंटेसी थी। हाथ में अर्जेंट मैटर अभी भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू अचीव करना था, वरना कुछ सालों में उसे सिर्फ कब्र में शांति मिलेगी। ये सोचते हुए लियू यी ने ह्यूमन ट्रैफिकर्स के साथ हिसाब बराबर करने का फैसला किया। अपना गुस्सा निकालने का ये एक अच्छा तरीका था। उन्हें जस्टिस का आयरन हैंड चखने दो। उस रात उसने एक सुनसान कोर्टयार्ड ढूंढा, अपना चेहरा कवर किया, मेन गेट को लात मारकर खोला और किलिंग इंटेंट से भरा अंदर रश किया। मुट्ठी की परछाइयां हर तरफ उड़ रही थीं। उसने जिसे देखा बिना मर्सी के मार दिया। बस एक पल में कोर्टयार्ड में 20 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 3 बचे थे, कमजोरी से जमीन पर गिरे हुए। लियू यी ने जमीन पर बिखरी लाशों को देखा। स्लाइटली अनकंफर्टेबल फील करने के बाद उसने उनसे सवाल करने में जल्दी नहीं की। उसने बस अपना हाथ उठाया और 3 आदमियों पर ग्रेट मेमोरी रेस्टोरेशन टेक्निक परफॉर्म की। इंटेंस पेन ने तीनों आदमियों को इंसेसेंटली चीखने पर मजबूर कर दिया। थोड़ा रिकवर होने के बाद ही लियू यी ने उन्हें कोल्डली प्रेस किया। तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है? ईमानदारी से कन्फेस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा, वरना जो तुमने अभी महसूस किया मैं तुम्हें डजन बार और चखने पर मजबूर करूंगा। लीडर ने अपने सामने किलिंग गॉड को टेरिफाइड नजरों से देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। ग्रेट हीरो, हमें छोड़ दो। सच में कोई मास्टरमाइंड नहीं है। हम बस बच्चों को किडनैप करते हैं और उन्हें वेल्दी हाउसेस, ब्रॉथल्स या पैसे कमाने के लिए भिखारी बना देते हैं। लियू यी ने फ्राउन किया और बाकी 2 को देखा। उनमें से एक डर से पीला पड़ गया था, जल्दी से नॉड किया। वो सच बोल रहा है, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। प्लीज ग्रेट हीरो, हमारी जान बख्श दो। लियू यी की आंखें नैरो हुईं और उसने प्रेस करना जारी रखा। किडनैप किए गए बच्चे कहाँ रखे गए हैं? तुम्हारा चोरी किया हुआ पैसा कहाँ छुपा है? तीनों आदमियों ने एंग्शियसली एक साथ जवाब दिया, बगल वाले रूम में, पैसा सब वेस्ट विंग के सेलर में है। लियू यी ने जल्दी से एक्ट किया। तीनों आदमियों के प्रेशर पॉइंट स्ट्राइक करके उन्हें इमोबिलाइज कर दिया और फिर अगले रूम की तरफ हरी किया। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, पुट्रीफैक्शन और ब्लड की मिलीजुली बदबू ने इमीडिएटली उस पर हमला किया। डिम रूम के अंदर 13 बच्चे रस्टी आयरन केजेस में बंद थे। 3 बच्चों के लिम्स ऑलरेडी तोड़े जा चुके थे, क्लियरली डिसेबल्ड भिखारी बनाने के लिए मेंट थे। इस हॉरिबल साइट ने लियू यी की आंखों को इंस्टेंटली गुस्से में वाइड कर दिया। उसका किलिंग इंटेंट ऑलमोस्ट सब्सटेंस में कंडेंस होने लगा। मैं अभी भी बहुत काइंड था, मैंने उन्हें बहुत आसानी से मरने दिया। उसने अपनी मुट्ठियां टाइटली क्लेंच कर ली। उसके नेल्स ऑलमोस्ट पाम में गड़ गए, अपने दिल में रेज को मुश्किल से सप्रेस करते हुए। बच्चों की टेरिफाइड आंखें देखते हुए उसने एक जेंटल स्माइल ऑफर की और सॉफ्टली कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। ये कहकर वो आगे बढ़ा और एक एक करके आयरन केजेस खोले, जेंटली बच्चों को बाहर कैरी करते हुए। थैंक यू बिग ब्रदर, थैंक यू बेनिफैक्टर। बच्चों के रोते हुए थैंक्स उठे और गिरे। उनके छोटे हाथ टाइटली लियू यी के स्लीव्स पकड़े हुए थे, जैसे अपनी इकलौती उम्मीद पकड़े हुए हों। लियू यी नीचे बैठा और टूटे लिम्स वाले 3 बच्चों की इंजरीज केयरफुली एग्जामिन की। पाया कि वुंड्स अभी भी फ्रेश थीं और हड्डियां अभी तक हील नहीं हुई थीं। उसने सीक्रेटली रिलीफ की सांस ली। थैंकफुली वो टाइम पर डिस्कवर हो गए। ट्रीटमेंट की उम्मीद अभी भी थी।
इमीडिएटली उसने बोन सेटिंग टेक्निक परफॉर्म की जो उसने तियानची सेक्ट स्क्रिप्चर लाइब्रेरी से मेडिकल बुक्स से सीखी थी, डिसलोकेटेड बोन्स को एक एक करके करेक्ट और रीसेट करते हुए। इंजरीज ट्रीट करने के बाद उसने ह्यूमन ट्रैफिकर्स के सेलर में छानबीन की, सोना, चांदी और वैल्यूबल्स ढूंढे और रेस्क्यूड बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये चैप्टर 8 टेस्ट सब्जेक्ट्स स्पिरिट स्टोन्स। लियू ये ने 3 खौफजदा ह्यूमन ट्रैफिकर्स को घूरा और स्नियर किया। तुम लोगों ने हीनस क्राइम्स किए हैं, 1000 कट से मौत भी काफी नहीं होगी, लेकिन आज मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा। क्या तुम जिंदगी का मतलब जानना चाहते हो? क्या तुम कल्टीवेशन के कॉज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? मेरे पास यहाँ एक कल्टीवेशन टेक्निक है। अगर तुम सक्सेसफुली इसे कल्टीवेट कर पाए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। खुद चूज करो, क्या तुम मरना चाहते हो या ट्राई करना चाहते हो? ये कहने के बाद उसने हाथ उठाया और उनके एक्यूपॉइंट्स अनब्लॉक कर दिए। हम कल्टीवेट करने के लिए तैयार हैं। तीनों ट्रैफिकर्स ने फ्रेंटिकली सर हिलाया। उनकी आवाजें चापलूसी और डर से भरी थी। लियू ये ने अग्रीमेंट में ग्रंट किया, उनमें से एक को पकड़ा और कोर्टयार्ड में घसीट लाया। सन स्वॉलोइंग आर्ट एक कल्टीवेशन मेथड था जो उसने सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करने के लिए डिवाइस किया था। लियू ये ने ट्रैफिकर को जमीन पर क्रॉस लेग्ड बैठने का इशारा किया, अपने हाथ आदमी की पीठ पर दबाए और उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर इंजेक्ट की, उसे सन स्वॉलोइंग आर्ट के पाथ के अकॉर्डिंग टेक्निक सर्कुलेट करने के लिए गाइड करते हुए। थोड़ी ही देर में सोलर एनर्जी टाइड की तरह ट्रैफिकर की तरफ सर्ज हुई। आदमी का फेस इंस्टेंटली ब्राइट रेड हो गया, उसकी स्किन के सरफेस से सफ़ेद धुआं उठा और जल्द ही जलने की बदबू हवा में फैल गई। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसकी बॉडी फ्लेम्स में बर्स्ट हो गई और एक इंस्टेंट में राख बन गई। लियू ये जमीन पर पड़ी राख को घूरता रहा, थॉटफुली अपनी चिन रब करते हुए जैसे वो अभी कलेक्ट किए गए डेटा को रिकॉर्ड कर रहा हो। आधा घंटा बाद डिडक्शन और कैलकुलेशन के बाद न्यूली इम्प्रूव्ड सन स्वॉलोइंग आर्ट 2.0 उसके दिमाग में शेप ले ली। वो रूम में एंटर हुआ, दूसरे ट्रैफिकर को पकड़ा जो पत्ते की तरह कांप रहा था और एक स्नियर उसके लिप्स पर कर्ल हुआ। तुम्हारी बारी। 1 घंटा बीत गया और ब्रांड न्यू सन स्वॉलोइंग आर्ट 4.0 तैयार था। वो 3 विकेट ट्रैफिकर्स बेकार में नहीं मरे, उनकी जिंदगियां टेक्निक के एडवांसमेंट के लिए एक्सचेंज हुई, दुनिया के कल्टीवेशन कॉज में थोड़ी ताकत कंट्रीब्यूट करते हुए। अफसोस कि टेस्ट सब्जेक्ट्स बहुत कम थे। अगर उसे पता होता तो उसे 20 से ज्यादा ट्रैफिकर्स को मारने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। उन सबको टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में रखना कितना बेहतर होता। दूसरी सोच पर इस शहर में ट्रैफिकर्स की कई और ग्रुप्स थे, वो बस उन्हें कैप्चर कर सकता था और अपनी टेक्निक्स के इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करवाना कंटिन्यू कर सकता था। 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए। लियू यी ने अपना सामान पैक किया, युनपिंग सिटी छोड़कर लियू फैमिली विलेज लौटने की तैयारी करते हुए। इस दौरान छियानडोडा द्वारा दिए गए स्पिरिट फ्रैगमेंटेशन स्टोन्स पर रिलाई करते हुए वो सक्सेसफुली की रिफाइनिंग के 11th लेवल तक पहुंच गया और स्पेस टाइम रियल्म पर उसका कंट्रोल 3.2% तक पहुंच गया। उसने सन स्वॉलोइंग आर्ट को उसके 50th वर्जन तक इटरेट कर लिया था। अब इसे कल्टीवेट करने से इमीडिएट स्पॉन्टेनियस कंबस्टन यानी खुद ब खुद जलना नहीं होगा। ये सभी अचीवमेंट्स उन ट्रैफिकर्स और विलन्स के कंट्रीब्यूशन से इनसेपरेबल नहीं की जा सकती हैं। प्रिसाइसली उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में यूज करके ही ऐसी अमेजिंग प्रोग्रेस अचीव हुई थी। अब पूरे युनपिंग सिटी में लोग उस हीरो के गुण गा रहे थे जो बुराई को पनिश करता था और अच्छाई को प्रमोट करता था। कहा जाता था कि ये इंसान विकेट ट्रैफिकर्स और विलेंस को मारने में स्पेशलाइज करता था, जिससे शहर के सभी आउटलॉज अपनी जान के लिए डर गए और बुरा काम करने की हिम्मत नहीं करते थे। जैसे जैसे पब्लिक ऑर्डर इम्प्रूव हुआ, लियू यी को अब सूटेबल टेस्ट सब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। हेल्पलेस होकर वो सिर्फ युनपिंग सिटी छोड़ने का चूज कर सकता था। जब वो चल रहा था, अचानक आगे से लड़ाई की आवाज और हथियारों के टकराने की आवाज आई। लियू यी ने एक पल के लिए हेजिटेट किया, फिर लाइटनेस टेक्निक एक्टिवेट की, साइलेंटली एक सिविट कैट की तरह अप्रोच करते हुए। सड़क किनारे की झाड़ियों को हटाते हुए उसने देखा 30 से ज्यादा फिरोशियस माउंटेन बैंडिट्स बड़े सेबर्स के साथ एक कैरावैन को बिसीज कर रहे हैं। करीब से देखने पर कैरावैन की कैरेज पर वामसिंग कॉमर्स का लोगो क्लियरली मार्क्ड था, जो छियानडोडा की फैमिली की प्रॉपर्टी निकली। छियानडोडा से मिले बहुत सारे केयर को याद करते हुए और कैसे उसने उसके प्रोवाइड किए गए स्पिरिट स्टोन्स को यूज करके अपना कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू किया था।
लियू ये को इमीडिएटली लगा कि ये एहसान चुकाने का एक अच्छा मौका है और इन माउंटेन बैंडिट्स को उसकी नई टेक्निक टेस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। अपना मन बनाते हुए उसका फिगर फ्लिकर हुआ और वो इंस्टेंटली बैंडिट लीडर के सामने अपीयर हुआ। उसने अपना सेल्फ क्रिएटेड 5 एलिमेंट्स फिस्ट फेंका। 5 एलिमेंट्स रून्स उसकी मुट्ठी पर फ्लो हुए और मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर फैंटम्स में बदल गई और सीधा बैंडिट लीडर के फेस पर एम किया। बैंडिट लीडर एक चीख भी नहीं निकाल सका और किसी टूटी हुई पतंग की तरह पीछे उड़ गया और एक डल थड के साथ जमीन पर गिरा। वो मौके पर ही मर गया। लियू ये का फिगर लाइटनिंग जितना तेज था। बैंडिट्स के ग्रुप के बीच आगे पीछे वीव करता रहा। बस एक पल में बैंडिट्स जमीन पर बिखरे पड़े थे, रेजिस्ट करने की ताकत से स्ट्रिप्ड। चियान झैन लग्जूरियस सिल्क रोब में ड्रेस्ड अपने सामने हो रही हर चीज को शॉक में घूर रहा था। काफी देर बाद वो होश में आया और जल्दी से आगे बढ़ा, सल्यूट में हाथ जोड़ते हुए। मैं वांगसिंग कॉमर्स का चियान झैन हूँ, आपकी मदद के लिए शुक्रिया यंग हीरो। लियू ये ने हाथ हिलाया और नॉनशलांटली कहा, पोलाइट होने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ चियान डोडा के फेस के लिए तुम्हारी मदद की। ये सुनकर चियान झैन के फेस ने और भी रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन दिखाया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे कजिन को जानते हैं, आप जरूर कोई इमॉर्टल मास्टर होंगे। लियू ये ने नॉन कमिटली नॉड किया, चियान झैन को इग्नोर किया और उन बैंडिट्स की तरफ चला गया जिन्होंने अभी तक अपनी आखिरी सांस नहीं ली थी। उसने इन बैंडिट्स को कंट्रोल करने और उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में यूज करने के लिए बनाया गया पॉइजन यूज करने की तैयारी की। इनमें से हर एक बैंडिट को पॉइजन खिलाने के बाद उसने उन्हें कम्प्लीटली सबमिसिव बनाने के लिए अपने मेथड्स यूज किए। चियान झैन की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, इन लाशों को डिस्पोज कर दो, मुझे बचे हुए 15 जिंदा बैंडिट्स का अभी भी यूज है। ये कहने के बाद वो घूमा और 15 बैंडिट्स को माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ ले गया। चियान झैन ने जल्दी से रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड किया, जी यंग हीरो, मैं निश्चित रूप से इसका ध्यान रखूंगा। बैंडिट्स द्वारा लीड किए जाने पर लियू यी नो टाइम में स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग होल्ड एक गुफा थी जो ट्रेचरस टेरेन पर सिचुएटेड थी, जिसे डिफेंड करना आसान था लेकिन अटैक करना मुश्किल। हालांकि लियू यी की स्ट्रेंथ के साथ इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता था। बिना ज्यादा एफर्ट के उसने स्ट्रॉन्ग होल्ड में बचे हुए 18 बैंडिट्स को सबड्यू किया, उन्हें पॉइजन खिलाया और स्ट्रॉन्ग होल्ड के डंजन में लॉक कर दिया। अब लूट का टाइम है, देखते हैं मुझे क्या अच्छी चीजें मिलती हैं। बाद में उसने पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड में सर्च करना शुरू किया। ऑर्डिनरी बैंडिट्स के रूम्स में सिर्फ कुछ कॉपर कॉइन्स थे और लीडर के स्लीपिंग क्वार्टर्स में भी सिर्फ थोड़ा ज्यादा सिल्वर था, जिससे उसका इंटरेस्ट ग्रेजुअली लूज होने लगा। जैसे ही वो घूमने और जाने वाला था, बेड के नीचे एक हाफ हिडन वुडन बॉक्स उसका ध्यान खींचा। क्या इस वुडन बॉक्स में कोई खजाना छिपा हो सकता है? वो आगे बढ़ा और वुडन बॉक्स खोला। अंदर जेड जैसे ट्रांसलूसेंट पत्थरों के टुकड़े थे। लियू ये की प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट हुई और उसकी सांसें तेज हो गईं। वो अपने सामने के नज़ारे से इतना शॉक्ड था कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो लाउडली एक्सक्लेम किए बिना नहीं रह पाया, स्पिरिट स्टोन्स! इस माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड में इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कैसे हो सकते हैं? उसकी आंखें लालच से चमक उठी। उसने केयरफुली उन्हें इंस्पेक्ट किया, पाया कि एक्चुअली 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 20 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। मैं अमीर हो गया। लियू ये मुश्किल से अपना एक्साइटमेंट कंटेन कर पा रहा था। वो अपनी सांस के नीचे हंसा। स्पिरिट स्टोन्स को टाइटली क्लच करते हुए उसकी आंखें एक्सटेसी से भरी थीं। लेकिन जल्द ही वो शांत हो गया, उसका फेस डाउट से भरा हुआ। इस इनऑस्पिशियस छोटे स्ट्रॉन्ग होल्ड में इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कैसे हो सकते हैं? लियू यी ने एक स्पिरिट स्टोन लिया और तेजी से डंजन की तरफ चला। डंजन पहुंचकर उसने स्पिरिट स्टोन ऊपर पकड़ा, अंदर बैंडिट्स को घूरा और कोल्डली पूछा, ये पत्थर कहाँ से आए? मुझे बताओ और मैं तुम्हें टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में सबसे लास्ट के लिए बचाऊंगा। एक बैंडिट जो माइनर लीडर जैसा दिखता था पूरी तरह कांप गया और हकलाया, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड के बिल्कुल पीछे वाली गुफा से खोदे गए हैं। हमने देखा पत्थर शाइनी थे और सोचा इन्हें पैसे के लिए बेचा जा सकता है, इसलिए हमने इन्हें रख लिया। ओह, क्या अंदर और भी है? लियू ये का इंटरेस्ट पीक हुआ, उसकी आंखें चमक उठी। और नहीं है, सच में और नहीं है, सब खोद लिए गए हैं। बैंडिट ने हरिडली सर हिलाया। ये सुनकर लियू यी ने थॉटफुली नॉड किया और जाने के लिए घूमा। चाहे कुछ भी हो, उसे गुफा के अंदर चेक करने जाना ही था। अगर अभी भी स्पिरिट स्टोन्स हुए तो उसका जैकपॉट लग जाएगा और उसका फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट हाईली होपफुल होगा। साय, लगता है सच में और स्पिरिट स्टोन्स नहीं है।
लियू यी उस गुफा को घूर रहा था जिसे वो लगातार 3 महीनों से एक्सकवेट कर रहा था। रॉक वॉल्स पिट्स और हॉलोज से कवर्ड थीं। उसने पहले महीने में सिर्फ 12 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खोद पाया था और अब वहां स्पिरिट स्टोन की एक परछाई भी नहीं मिल रही थी। एक हेल्पलेस साई के साथ वो घूमा और चला गया, अब और नहीं खोद रहा था। पिछले 3 महीनों में उसने कल्टीवेशन के लिए 80 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कंज्यूम किए थे और उसका कल्टीवेशन लेवल सक्सेसफुली 12th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग तक राइज हो गया था। लियू यी को लगा कि जब तक वो 13th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग तक ब्रेक थ्रू करता है, वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में चार्ज करने का अटेम्प्ट कर सकता है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म 300 साल का लाइफ स्पैन ग्रांट करता है। अगर वो ब्रेक थ्रू कर सका तो वो जिंदगी के एडिशनल 150 साल गेन करेगा। ये उसे एम्पल टाइम देगा अपने प्लान को रियलाइज करने के लिए कि उन कल्टिवेटर्स और पावरफुल नोबल्स को उनके हाई हॉर्सेस से नीचे खींचने के लिए। ऑफ कोर्स, जैसे उसका कल्टिवेशन 12th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग तक ब्रेक थ्रू हुआ, स्पेस टाइम रेल्म पर उसका कंट्रोल 5.6% तक पहुंच गया और उसकी डिडक्शन कंप्यूटिंग पावर डबल हो गई। साथ ही अपनी टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए उसने 33 माउंटेन बैंडिट्स को टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में यूज किया। सन स्वॉलोइंग आर्ट अब वर्जन 80 तक अपडेट हो चुका था। हालांकि इसे कल्टिवेट किया जा सकता था, टेक्निक द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी अभी भी फार टू वायलेंट थी। इसलिए उसने टेक्निक को पॉलिश करना कंटिन्यू करने के लिए टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में और विलन्स ढूंढने का प्लान किया। इस पीरियड के दौरान लियू यी ने एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस रिफाइन करने का भी अटेम्प्ट किया, जिसके कुछ प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स मिले थे। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग टेक्निक्स यूज करके जो उसने स्क्रिप्चर पवेलियन के 2nd फ्लोर से सीखी थी और अपने खुद के डिडक्शंस के बाद जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस उसने रिफाइन किया था, वो ऑलरेडी सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब और स्टोर करने में केपेबल था। लेकिन एक नई प्रॉब्लम फॉलो हुई। ये स्टोर्ड सोलर एनर्जी टू वायलेंट थी और कल्टीवेशन के लिए जेंटल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती थी। उसे फ्यूचर में एक्सपेरिमेंट और इम्प्रूव करना कंटिन्यू करना होगा। वो इस वायलेंट सोलर एनर्जी को फॉर्मेशंस इम्प्रूव करके जेंटल कंट्रोलेबल एनर्जी में कन्वर्ट करने का इंटेंट करता था। एडिशनली, उसने एक चीट ब्रेन रिफाइन किया था, लेकिन रिजल्ट्स अनसैटिस्फैक्ट्री थे। ये चीट ब्रेन आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग टेक्निक्स यूज करके एक सीपीयू मिमिक करने के लिए रिफाइन किया गया था। जबकि ये डिडक्शन कंप्यूटिंग पावर इन्हेंस कर सकता था, ये ऑपरेशन के दौरान मैसिव अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करता था। लियू यी के लिए जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने पर फोकस था और स्पिरिचुअल एनर्जी के हर बिट को चेरिश करता था, इसे यूज करना एक लूजिंग बार्गेन था। खुद डिडक्शंस परफॉर्म करना बेहतर था। वो बाद में इसे इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ वक्त निकाल सकता था। लियू यी गुफा से बाहर निकला, अपने कमरे में वापस जाकर बचे हुए 52 स्पिरिट स्टोन्स और कुछ वैल्यूबल्स पैक करके माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड छोड़ने की तैयारी करने लगा। अचानक दूर से एक आवाज आई, सुनो अंदर वाले माउंटेन बैंडिट्स, बाहर आओ और इमीडिएटली सरेंडर करो, वरना जब हम ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन स्वॉर्ड्स लड़ते हुए अंदर आएंगे, तुम्हारे पास सरेंडर करने का भी मौका नहीं होगा। ये सुनकर लियू यी की आईब्रोज स्लाइटली ट्विच हुई। उसने किसी के आने और हीरो प्ले करने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी का लुक अपीयर हुआ जैसे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर आया। उसने एक आदमी और एक औरत को माउंटेन पाथ पर खड़े देखा। आदमी ब्लैक में ड्रेस्ड था और हीरोइक लग रहा था, जबकि औरत व्हाइट में थी और ब्यूटीफुल अपीयरेंस वाली थी। उन दोनों ने रिस्पेक्टिवली एक ब्लैक और एक व्हाइट स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी, स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ वेरीली घूर रहे थे। यहाँ के माउंटेन बैंडिट से ऑलरेडी निपट लिया गया है, तुम लोग अब जा सकते हो, लियू यी ने बाहर आते हुए कहा, स्माइल के साथ दोनों को एक्सप्लेन करते हुए। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तुम एक माउंटेन बैंडिट हो जो हमें ट्रिक करके भगाने की कोशिश कर रहे हो। व्हाइट वाली औरत सू याओ ग्वांग ने कोल्डली स्नॉट किया। उसका चेहरा सस्पिशन से भरा हुआ था। वो अपने कंपेनियन की तरफ मुड़ी और कहा, सीनियर ब्रदर, चलो पहले इसे टेक डाउन करते हैं। ठीक है जूनियर सिस्टर, मुझे करने दो। ब्लैक वाले आदमी ये एक सियाओ ने नॉड किया और लियू यी पर स्टैब करने के लिए अपनी तलवार निकाली। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक शार्प थी और उसकी स्वॉर्ड की आसमान तक सोर कर रही थी। लियू यी का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो गया। वो ओरिजिनली बस चाहता था कि वो चले जाएं, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने इरीजनेबल होंगे। एक फ्लैश में उसने अपनी उंगली फ्लिक की, प्रिसाइजली तलवार के टिप से 3 इंच दूर स्ट्राइक किया, जैसे एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी इरप्ट हुई। एक क्लैंग के साथ ब्लैक स्वॉर्ड उसके हाथ से उड़ गई। अगले सेकंड में ये एक्सियन का गला एक आयरन वाइस जैसे हाथ ने पकड़ लिया, उसे हवा में उठाते हुए। हालांकि ये एक्सियन का कल्टीवेशन इन्नेट वेल्म के अर्ली स्टेज पर था, वो करंट लियू यी के सामने सिंपली मेंशन करने लायक नहीं था।
विलन, मेरे सीनियर ब्रदर को इमीडिएटली रिलीज करो। सू याओ ग्वांग ने गुस्से में चिल्लाया, जल्दी से अपनी व्हाइट स्वॉर्ड निकाली और किलिंग इंटेंट के साथ लियू यी की तरफ दौड़ी। तलवार पहुंचने से पहले ही कोल्ड स्वॉर्ड की जमीन में आधे फुट गहरा फरो प्लाव कर चुकी थी। लियू यी ने कोल्डली स्नॉट किया। ये एक्सियन को एक छोटे चूजे की तरह पकड़े हुए उसने अपने टोज जमीन पर टैप किए और एक भूत की तरह सू याओ ग्वांग के पीछे अपीयर हुआ। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, लियू यी की उंगलियां लाइटनिंग की तरह मूव की। उसने हल्के से उसकी गर्दन के पीछे टैप किया। सू याओ ग्वांग की आंखें रोल हुईं, उसके हाथ में व्हाइट स्वॉर्ड क्लैंग के साथ गिरी और उसकी पूरी बॉडी सॉफ्टली जमीन पर स्लंप हो गई। लियू यी ने ये एक्सियन के गले पर अपनी ग्रिप स्लाइटली लूज की और फेंट स्माइल के साथ कहा, तुम दोनों की जिंदगियां अब मेरे हाथ में हैं। बताओ, अपनी जिंदगियों के एक्सचेंज में तुम क्या दोगे? ये एक्सियन का चेहरा लाल हो गया, हेल्पलेसनेस से भरा हुआ था। उसने आज इस इंसान के हाथ लगना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक पल सोचने के बाद उसने ऊपर देखा और कहा, कुछ दिनों पहले मैंने एनिमल हाइड का एक रोल ऑब्टेन किया था जिसमें एक कल्टिवेशन टेक्निक रिकॉर्डेड है। ये बहुत प्रोफाउंड है। क्या इसे हमारी जिंदगियों के एक्सचेंज के लिए यूज किया जा सकता है? ओह, लियू यी बस उसे कैजुअली टीज कर रहा था, लेकिन उसने अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहाँ है? मुझे दिखाओ। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये मेरे रोब में है। ये एक्सियन की आंखें चमक उठी जैसे उसने जल्दी से जवाब दिया। लियू यी ने ये एक्सियन के रोब में पहुंचा और एनिमल हाइड बाहर निकाला। इसे खोलने पर उसकी आंखें इंस्टेंटली ब्राइटन हो गईं। ये एक्चुअली प्राइमीवल स्पिरिट कल्टिवेट करने के लिए एक इंसल्ट कल्टिवेशन टेक्निक थी। कोई जानता होगा कि ऐसी टेक्निक्स कल्टिवेशन वर्ल्ड में एक्सट्रीमली रेयर हैं। शायद त्योन की सख्त के पास भी प्राइमीवल स्पिरिट कल्टिवेट करने की टेक्निक ना हो। इस टेक्निक के साथ वो अपना प्राइमीवल स्पिरिट इन्हांस कर सकता था और स्पेस टाइम रेल्म पर अपना कंट्रोल स्पीड अप कर सकता था, जिससे उसकी डिडक्शन कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज होगी। वो सीक्रेटली डिलाइटेड था। उसने इन दो रेकलेस फूल से इतना बड़ा गिफ्ट डिलीवर करने के लिए इनिशिएटिव लेने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। नेचर की बाउंटी के लिए शुक्रिया। लियू यी ने ये एक्सियन को रिलीज किया और स्माइल के साथ कहा, फ्यूचर में इतने रेकलेस मत होना। अगर कोई और होता तो शायद वो बात करने में मेरे जितना आसान ना होता। इस स्ट्रॉन्ग होल्ड की माउंटेन बैंडिट्स से मैंने निपट लिया है। तुम जा सकते हो। ये एक्सियन ने हरिडली रिस्पेक्टफुल सल्यूट में हाथ जोड़े जैसे उसने बोलना खत्म किया। उसने बेहोश सू याओ ग्वांग को उठाया, जमीन से ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन स्वॉर्ड्स गैदर की और पहाड़ से नीचे हरी किया। लियू यी ने एनिमल हाइड टक किया, स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस गया और अपना सामान प्रॉपर्ली पैक किया। फिर अपना बंडल कैरी करते हुए उसने स्ट्रॉन्ग होल्ड छोड़कर लियू यी विलेज की तरफ चल दिया। पलक झपकने में 1 साल बीत गया और लियू यी फाइनली इस जिंदगी में अपने होम टाउन लियू यी विलेज वापस लौट आया। इस साल के दौरान उसने टायरलेसली प्रैक्टिस किया, अपना कल्टिवेशन 13th लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग पीक तक राइज कर दिया, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ एक स्टेप दूर। उसने एनिमल हाइड पर रिकॉर्डेड प्राइमेवल स्पिरिट टेक्निक, सोल शिफ्टिंग एंड स्पिरिट रिफाइनिंग ग्रेट मेथड को भी सक्सेसफुली कल्टिवेट कर लिया। अब स्पेस टाइम रेल्म पर उसका कंट्रोल 8% तक पहुंच गया। उसकी डिडक्शन एबिलिटी भी ऑलमोस्ट 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थी जब उसने अपनी पास्ट मेमोरीज अवेकन की थी। रास्ते में लियू यी ने कंटिन्यूअसली माउंटेन बैंडिट्स, हाईवेमेन और दूसरे विलन्स को टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में सीख किया, सन स्वॉलोइंग आर्ट को कॉन्स्टेंटली पॉलिश करते हुए। अब सन स्वॉलोइंग आर्ट वर्जन 140 तक अपडेट हो चुका था और कल्टिवेशन के लिए सोलर एनर्जी को सेफली और एफिशिएंटली यूज करने में केपेबल था। वो 5 एलिमेंट्स ची रिफाइनिंग आर्ट 4.0 कल्टिवेट करना शुरू करने का प्लान कर रहा था, जो सन स्वॉलोइंग आर्ट को इंटीग्रेट करता था। वंस उसने ये टेक्निक्स का सेट कल्टिवेट कर लिया, वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में चार्ज करने के लिए प्रिपेयर करेगा। क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 साल का लाइफ स्पैन बचा था। अगर उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो उसे सच में जमीन में रेस्ट इन पीस करना पड़ेगा। फर्दरमोर, उसका एनर्जी स्टोरेज डिवाइस वर्जन 20 तक इटरेट हो चुका था। हालांकि इसने वायलेंट एनर्जी की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं की थी, अब इसे थोड़ी डिफिकल्टी के साथ कल्टिवेशन के लिए यूज किया जा सकता था। चीट ब्रेन भी वर्जन 15 तक इटरेट हो चुका था। न सिर्फ डिडक्शन कंप्यूटिंग पावर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज की, बल्कि एनर्जी कंजम्पशन भी ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। चैप्टर 10 ऑब्सेशन ब्लड डीमन आर्ट। लियू ये अपने सामने लियू फैमिली विलेज को ब्लैंकली घूर रहा था, लंबे समय तक अपने सेंसेस रिकवर करने में अनेबल। काफी देर बाद उसने फाइनली एक कदम आगे बढ़ाया और स्लोली विलेज की तरफ चला। रास्ते में उसे फेमिलियर साइट्स नजर आईं। 130 साल ऐसे लगे जैसे कल की ही बात हो। पूरा लियू फैमिली विलेज बहुत कम बदला था, अभी भी मोस्टली थैच्ड हट से बना था।
लेकिन विलेज के लोग अब वैसे फेमिलियर फेसेस नहीं रहे थे। लियू ये सीधा अपनी मेमोरी में एंसेस्ट्रल ग्रेव्स की डायरेक्शन की तरफ चला। जब वो एंसेस्ट्रल ग्रेव्स पर पहुंचा, उसने अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई लियू किन की टूम्स को एक नज़र में पहचान लिया। बाकी बरियल माउंड्स उसके लिए बहुत अनफेमिलियर थे, प्रिज्यूमेबली लियू किन के डिसेंडेंट्स के होंगे। अपने सामने ग्रेव्स को देखते हुए लियू ये की आंखें इंस्टेंटली रेडन हो गईं, जैसे आंसू वेलअप हुए और ओवरफ्लो हुए। सौरों का एक सर्ज उसके दिल में फ्लड हुआ। उसका दिल कांपा और उसने इमीडिएटली रियलाइज किया कि ये उसके प्रेडेसेसर की मेमोरीज और ऑब्सेशंस द्वारा लाया गया इन्फ्लुएंस था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर इंसेंस, कैंडल्स और पेपर मनी जैसी ऑफरिंग्स निकाले और सॉलमली बारी बारी से अपने पेरेंट्स और बड़े भाई को रिस्पेक्ट पे किया। अपने पेरेंट्स और बड़े भाई को ऑफरिंग्स फिनिश करने के बाद लियू ये ने सिर्फ अपनी पूरी बॉडी रिलैक्स फील की। उसका स्पिरिचुअल टेरेस पहले से कहीं ज्यादा क्लियर था, जैसे उसकी सोल भी इतनी हल्की हो कि फ्लोट अवे कर सके। ये उसके प्रेडेसेसर का फाइनल ऑब्सेशन का डिसिबेशन था। अब से वो कंप्लीटली अपनी प्रीवियस लाइफ की कॉन्शियसनेस द्वारा गाइड किया जा सकता था। अब अपने प्रेडेसेसर से अफेक्टेड नहीं होगा। उसने एक रिलीफ की लंबी सांस ली और अपने पुराने घर की डायरेक्शन की तरफ चला। हालांकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने और अपने भाई के डिसेंडेंट्स के साथ रीयूनाइट करने का इंटेंड नहीं करता था, वो देखना चाहता था कि वो कैसे जी रहे हैं और उन्हें वो वेल्थ देना चाहता था जो उसने रास्ते में प्रिपेयर की थी। आखिरकार ये लोग इस दुनिया में इकलौते लोग थे जिनके साथ उसका ब्लड रिलेशन शेयर होता था। कुछ ही पलों में लियू यी अपनी मेमोरी में अपने फॉर्मर रेजिडेंस की लोकेशन पर खड़ा था। उसके सामने का घर बहुत पहले अपना अपीयरेंस चेंज कर चुका था। सिर्फ दरवाजे के सामने वो टेढ़ी गर्दन वाला बेर का पेड़ अभी भी टॉल खड़ा था। उसकी क्रैक्ड बाक पर अभी भी बचपन की क्लाइंबिंग के कुछ निशान थे। एक ट्रांस में उसे लगा जैसे उसने अपने यंग सेल्फ और अपने बड़े भाई को फिर से देखा, अपने टिप टोज पर खड़े होकर और बेर गिराने के लिए बैम्बू पोल्स पकड़े हुए। इस वक्त जुजूबी ट्री के नीचे से क्रिस्प लाफ्टर आई। 2 बच्चे 6 या 7 साल के पेड़ के चारों तरफ एक दूसरे को चेज कर रहे थे। उनमें से एक पिग टेल्स वाला छोटा लड़का ब्रांचेस की तरफ देख रहा था। ये सीन ग्रेजुअली उसकी मेमोरी की गहराई में इमेजेस के साथ ओवरलैप किया, जिससे वो एक मोमेंट के लिए खुद को खो बैठा। बड़े भैया, आप यहाँ लंबे समय से खड़े हैं, क्या कुछ हुआ है? एक क्रिस्प चाइल्डिश आवाज अचानक उसके कान में गूंजी। लियू ये अपनी मेमोरीज से बाहर निकला और नीचे लियू जुन और लियू वी को देखा, जो अपने छोटे चेहरों के साथ ऊपर देख रहे थे। उनकी क्लियर आंखें क्यूरियोसिटी से भरी थी। उसने अनकॉन्शियसली अपने मुंह के कॉर्नर्स एक जेंटल स्माइल में कर्ल किए। छोटे बच्चों, क्या ये तुम्हारा घर है? सही है, ये हमारा घर है, लियू जुन और लियू वी ने क्लियरली आंसर किया। जस्ट देन पीछे से एक एल्डरली आवाज आई, यंग ब्रदर, क्या कोई चीज है जिसमें आपको मदद चाहिए? एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी लियू हाई केन पर लीन करते हुए स्लोली चलता हुआ आया। उसकी नजर में वेरीनेस का एक हिंट था। लियू ये स्लोली घूमा, उस बूढ़े आदमी के रिंकल्ड फेस को घूरते हुए और पूछा, अगर मैं पूछ सकूं तो लियू केन के साथ आपका क्या रिश्ता है? ये सुनकर लियू हाई की प्यूपिल स्लाइटली श्रिंक हुई और उसकी क्लाउडी आईज इंस्टेंटली शार्प हो गईं, जैसे उसने अपने सामने यंग मैन को साइज अप किया। लियू किन मेरे परदादा हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कौन हैं? लियू यी की नज़र एक टॉर्च की तरह थी, जैसे उसने लियू हाई को स्क्रूटनाइज किया और स्लोली कहते हुए, मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ और एक बार उनसे फेवर रिसीव किया था। मैं आज स्पेशली उस ग्रैटिट्यूड के डेट को रीपे करने आया हूँ। बोलते हुए उसने अपने रोब से एक भारी मनी बैग निकाला और लियू हाई को हैंडओवर कर दिया। फिर उसने अपनी नज़र लियू जुन और लियू वी की तरफ मोड़ी, जो पास में खेल रहे थे, और जेंटल टोन में कहा, ये दोनों बच्चे ब्राइट और क्लेवर हैं, उनकी आंखों में स्पिरिचुअल क्यू है। अगर फ्यूचर में केयरफुली कल्टिवेट किया जाए तो ये श्योरली कुछ अचीव करेंगे। फिनिश करने के बाद बिना लियू हाई के आगे पूछने का इंतजार किए लियू ये घूमा और चला गया। उसने सिर्फ एक स्टंड लियू हाई को पीछे छोड़ा, मनी बैग पकड़े जगह पर फ्रोजन खड़ा। लियू यी ने लियू फैमिली विलेज पर पीछे ग्लांस डाली, फिर घूमा और डिपार्ट कर गया। उसने पहले विलेज में सुना था कि ब्लैक विंड फोर्ट्रेस के माउंटेन बैंडिट्स फ्रीक्वेंटली सराउंडिंग विलेजेस पर रेड करते हैं और कई ऑलरेडी सफर कर चुके हैं। गवर्नमेंट ने सप्रेशन कैंपेन के लिए आदमी ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन बुरी तरह डिफीट हुए।
अब माउंटेन बैंडिट्स इंक्रीजिंगली एरोगेंट हो रहे हैं, हर जगह जला रहे हैं, मार रहे हैं और लूट रहे हैं। पता नहीं कब लियू फैमिली विलेज उनका टारगेट बनेगा। लियू ये इससे सरप्राइज नहीं था। आखिरकार इन डार्क टाइम्स में कई कॉमनर्स के पास आउटलॉज के रूप में हिल्स पर जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। युनपिंग सिटी से लियू फैमिली विलेज के रास्ते में लियू ये ने अननोन नंबर ऑफ माउंटेन बैंडिट्स डिस्ट्रॉय किए थे। कई फियर्स वालों को अपनी टेक्निक्स के लिए टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में यूज किया था। उन्हें एक लास्ट पर्पस सर्व करने देना दुनिया के लिए एक छोटा कंट्रीब्यूशन कंसिडर किया जा सकता था। ये इस वजह से भी था कि उसका सन स्वॉलोइंग आर्ट इतनी जल्दी इटरेट और अपडेट हो सका, क्योंकि ब्लैक विंड फोर्ट्रेस लियू फैमिली विलेज को थ्रेटन करता था, वो सिंपली उन्हें एलिमिनेट कर देगा। उसके लिए ये एक आसान काम था। वो इन माउंटेन बैंडिट्स को अपनी न्यूली क्रिएटेड यिन स्वॉलोइंग आर्ट और स्टार स्वॉलोइंग आर्ट टेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकता था, लूनर और स्टेलर पावर अब्सॉर्ब करने के इफेक्ट्स वेरीफाई करने के लिए। सोचते हुए लियू यी ने अचानक आगे सड़क के किनारे लेटे हुए एक स्क्रॉनी येलो डॉग नोटिस किया। उसकी आंखें हेल्पलेसनेस से भरी थीं। किसी को अप्रोच करते देख उसने एक वीक वूफ निकाला। वो स्लाइटली टेकन अबैक था। उसने एक डॉग की आंखों में ऐसा लुक देखना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके अलावा ये डॉग उसके पिछले लाइफ के चाइनीज रूरल डॉग जैसा दिखता था, जिससे ये बहुत एंडियरिंग लग रहा था। एक मोमेंट की साइलेंस के बाद वो चेक करने के लिए गया और पाया कि पपी स्टार्विंग था, इसलिए उसने इमीडिएटली खाने के लिए खाना निकाला। तुम अब बिल्कुल अकेले हो और मैं भी अकेला हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं अब से तुम्हारा मास्टर बन जाऊं? खाना खाते हुए येलो 2 बार भौंका और खुशी से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वो उसके वर्ड समझ गया हो। देखते हुए कि वो कितना इंटेलिजेंट था, लियू ये मुस्कुराया और कहा, अब से तुम मेरे मास्टर हो और तुम्हारा नाम लिटिल येलो होगा। येलो ने एक्साइटेडली अपनी पूंछ हिलाई और अपनी जीभ से लियू यी की हथेली चाट ली। लियू यी ने लिटिल येलो को उठाया और अपनी बाहों में पकड़ा। ब्लैक विंड फोर्ट्रेस की तरफ लंबे कदम बढ़ाए। उसके लिप्स पर एक कोल्ड स्माइल थी। चलो, आज तुम्हारा मास्टर तुम्हें बुराई को पनिश करने, अच्छाई को प्रमोट करने और एक हीरो की तरह एक्ट करने ले जाएगा। येलो लगता है उसके मास्टर के वर्ड समझता था। 2 क्लियर बार्क्स निकालने के लिए अपना सिर उठाया और जेंटली उसके लपेल पर पंजा मारा। मीनवाइल ब्लैक विंड फोर्ट्रेस के डीप विदिन ब्लड मिस्ट एक ग्लूमी सीक्रेट चेंबर में भर गई। एक हेवी स्टोन डोर बाहर की रोशनी को ब्लॉक कर रहा था। वास्ट चेंबर के सेंटर में एक 10 मीटर चौड़ा ब्लड पूल स्ट्रेंजली रिपल कर रहा था। 70 लैशेस ब्लड पूल के ऊपर उल्टी लटकी हुई थीं। डार्क रेड ब्लड कॉन्टिन्यूअसली उनकी नेक के वूंड से फ्लो कर रहा था, स्टेडली पूल में ड्रिप कर रहा था और सरफेस पर ईयरी ब्लड फ्लावर्स में ब्लूम कर रहा था। ब्लड पूल के सेंटर में एक नेकेड मिडिल एज्ड मैन अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था, ब्लड कलर्ड लाइट के स्वर्लिंग हैलो से सराउंडेड। उसकी स्टेडी ब्रीदिंग के साथ पूल में ब्लड समन किया हुआ लगता था, जो फिरोशियस ब्लड पाइथन्स में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी बॉडी में सर्ज होने के लिए स्क्रैम्बल कर रहे थे। ब्लड की थिक स्मेल इनक्लोज्ड स्पेस में भर गई, जिससे पूरा चेंबर पर्गटोरी जैसा दिख रहा था। अगर कोई कल्टिवेटर ऐसा सीन देखता तो वो श्योरली अलार्म में चिल्लाता, ब्लड डीमन आर्ट। सो कॉल्ड ब्लड डीमन आर्ट एक कल्टिवेशन टेक्निक थी जो कल्टिवेशन के लिए ब्लड यूज करती थी। इस एरा में जहां स्पिरिचुअल की इंक्रीजिंगली स्केर्स हो रही थी, वहां एक बार एक शॉकिंग डिमोनिक जीनियस था। उसने स्पिरिचुअल की के सब्स्टिट्यूट के रूप में ह्यूमन ब्लड को यूज करने का सोचा, एक मेडिसिनल पिल की तरह, ये इन ह्यूमन कल्टिवेशन मेथड क्रिएट करते हुए। जैसे ही ब्लड डीमन आर्ट पैदा हुआ, काउंटलेस कॉमनर्स ने इसका पॉइजन सफर किया। एक कल्टिवेटर की बॉडी के अंदर के ब्लड में पावरफुल एनर्जी होती थी, जिससे वो ब्लड डीमन आर्ट के प्रैक्टिशनर्स के लिए प्राइमरी टारगेट्स बन गए, जिससे कई कल्टिवेटर्स डिजास्टर से मिले। राइचस और डिमोनिक फोर्सेस के बीच एक ग्रेट वॉर इसकी वजह से ब्रेकआउट हुई। हालांकि डेविल हेड अल्टीमेटली मारा गया, कल्टिवेटर्स ने भी हेवी लॉसेस सफर किए और काउंटलेस सेक्ट्स डिक्लाइन में गिर गए।